हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग, रीजनिंग एंड कंप्यूटर मेंटर ब्रिजेश ब्रह्म आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर की सीरीज चलाई थी आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, है ना। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। तो मेरे भाई ये जो सीरीज चलाई है कंप्यूटर की, ठीक है, बढ़िया से इस लेक्चर को पहले कंसेप्ट से पढ़ना है आपको। अब क्या हुआ, बीच में पावर कट हो गया, नहीं तो यही मैं 2 घंटे का लेक्चर बनाने वाला था। तो ये रहेगा पार्ट नंबर 4। ये रहेगा कितना, पार्ट नंबर 4। चलो अभी बात बाकी के सामने करते हैं हम लोग, पहले आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। देखो इधर कहाँ तक हो गया था, पार्ट नंबर 3 तक। तो सर पार्ट नंबर 3 तक हो गया हमारा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमारा निपट गया, ठीक है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ये टाइप ऑफ फंक्शंस है ना, इसके किसके, कंप्यूटर के फंक्शंस है। उसके बाद में ये फीचर्स है हमारे। उसके बाद ये सारे सिक्रेसी हो गया, और आपके सिक्योरिटी हो गया, सिक्रेसी को ही सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद में स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, वर्साटाइल फीचर हो गया, है ना। ये सारे फीचर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पे हो गया था ये टर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर, ये जो सारे टर्म है कंप्यूटर के, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, प्रोग्राम हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोसेस हो गया, डेटा हो गया, ठीक है, सारे मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर याद करो, अबेकस से मैंने 1602, फिर 15 साल बाद नेपियर बोन्स, फिर उसके 25 साल बाद अपना पास्कलाइन आ गया। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। फिर उसके 159 साल बाद, उसके 159 साल बाद मतलब 1801 में, 159 ईयर आफ्टर 1642 है, 1642 है, उसमें अगर 159 मिलाएंगे तो 1801 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से पार्ट नंबर सेकंड में। फिर थर्ड में हुआ हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन किया, ठीक है। हाँ जी सर, क्योंकि एक ही दिन में तो कंप्यूटर बना नहीं है, तो बेटा हिस्ट्री पढ़ने के बाद जनरेशन की जो 5-10 साल का गैप है, यानी जो 1640 से चालू होके 1940 से चालू होके 1956, फिर 1956 से लेके 1963, 1963-64 से लेके 1971, 1971 से लेके 1990, ऐसे 4 जनरेशन हो गए। 1990 से अब तक ये 5वां जनरेशन हो गया। क्लियर है। तो ऐसा मैंने सारे चीजें बताया। ये अपना जनरेशन का भी हो चुका था, और ये मैं आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहा था। क्लासिफिकेशन में ही मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन की थी कि भैया क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन कितने टाइप के, 3 टाइप के। यानी कि सर क्लासिफाइड अगर कंप्यूटर को करना है तो कंप्यूटर 3 तरह में आए जाते हैं, डिवाइड होते हैं। एक होता है साइज के आधार पर, कि साइज के आधार पर जैसे बोले तो सर सबसे बड़ा साइज किसका है, सुपर कंप्यूटर का, उससे छोटा सर मेन फ्रेम कंप्यूटर का, उससे छोटा सर मिनी फ्रेम कंप्यूटर का, उससे छोटा सर माइक्रो कंप्यूटर का। हम जो यूज करते हो माइक्रो कंप्यूटर होता है, चाहे हम लैपटॉप यूज करें, चाहे हम डेस्कटॉप यूज करें, चाहे हम नोटबुक यूज करें, चाहे हम पेन टैब यूज करें, चाहे हम मोबाइल फोन यूज करें, ये सारे के सारे कंप्यूटर किस पे आते हैं सर, ये सारे के सारे कंप्यूटर आते हैं बेटा किस पे, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। अरे हाँ है ना। सुपर कंप्यूटर कौन कौन से, परम है सर, सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ वाज डेवलप इन अ फर्स्ट कंप्यूटर इन द इंडिया, बट परम इज अ फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर का जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो परम है, सुपर कंप्यूटर। और अगर मैं वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो क्रेवन है, और उसको बनाया है किसने, क्रेवन, मतलब क्रे नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। क्लियर है, बिल्कुल। उसके बाद सिद्धार्थ, ये जो डेवलप हुआ इंडिया में वो फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है, सिद्धार्थ। उसके बाद एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाया, एलन ट्यूरिंग, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने सामने दी थी, इसके सामने इंफॉर्मेशन दी है मैंने, है क्या। हाँ, एलन ट्यूरिंग जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा, क्यों सर, क्योंकि 1900 इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। पर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का जो ये है, मतलब रचयिता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर बोले आधुनिक का, तो वो जो है मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है एलन ट्यूरिंग। क्लियर है, बिल्कुल सर। उसके बाद क्यों सर एलन ट्यूरिंग है, क्योंकि इसने ट्यूरिंग मशीन का जब इजाद हुआ था तो वो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ऐसा करके बताया था हमने, ठीक है। इसलिए इसको एलन ट्यूरिंग को फर्स्ट मतलब मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जॉन वॉन न्यूमन, इसने आर्किटेक्चर हमारा बनाया, जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इसने इन्वेंट किया, किसने, जॉन वॉन न्यूमन ने। क्लियर है सर, बिल्कुल। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मैं बता चुका है ना, बिल्कुल। चलो उसके बाद
अच्छा, बेल लेबोरेटरी में बना था ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये जो है किल्बी आईसी का जो आविष्कार किया था उसने, किल्बी, क्लेयर किल्बी ने आविष्कार किया था किसका, आईसी का। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो साइज के वाइज बताया मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूज वाइज यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर भी होता है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी, ये भी बताया। उसके बाद मैंने बताया ये बेस्ड ऑन वर्क यानी कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और इसका मैं एग्जांपल दे ही रहा था आपको, है ना। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या दवाखाने मतलब हॉस्पिटल में यूज होता है, जब एनालॉग और डिजिटल से मिलकर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कौन है बेटा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन कौन है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्लियर है, बिल्कुल सर। और बेस्ड ऑन पर्पस, तो पर्पस के हिसाब से सर मतलब मान लो आप माइक्रो कंप्यूटर घर में पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। दवाखाना हो गया, मतलब दवाखाना नहीं, कई छोटे छोटे जगह में आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो जनरल पर्पस कंप्यूटर। परंतु क्लास अगर आप कहीं साइंटिस्ट मतलब आप मतलब मान लो वेदर के लिए फोरकास्ट करने के लिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आएगा। बहुत बड़ी कंप्यूटर, बहुत बड़ा डाटा, मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा वर्ल्ड का कोई डाटा है उसको संभालने के लिए आप यूज कर रहे हो तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आएगा। क्लियर है। एरोप्लेन, एयरप्लेन का जो लैंडिंग होता है ऑटोमेटिक, उसको भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से किया जाता है लैंड। समझ में आ रही है बात, हाँ जी सर। तो उसके भी देखो कंप्यूटर लगे रहते हैं, बढ़िया से पूरा डेटा दिखाया रहता है, रडार लगे रहते हैं, वो पूरा दिखाया रहता है ना, जहाँ अपन एरोप्लेन में नहीं मूवी में दिखाता है ना बराबर। तो ठीक है, अब चलते हैं हम सामने। तो मैंने इसको आपको अब जो हमने अभी टाइप देखे उसको सिंगल सिंगल एक्सप्लेन किया है कि भैया माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन आता है। तो डेस्कटॉप आता है ना। डेस्कटॉप क्या होता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप कहलाता है। ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है इसलिए मैं फास्ट बढ़ता हूँ यहाँ से। आपका जो डेस्कटॉप है यानी कि ये पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाता है आपका, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका लैपटॉप। और लैपटॉप की डेफिनेशन क्या होगी, अगर ये कोई भी पोर्टेबल डिवाइस और चार्जिंग पोर्टेबल यानी कि आपका जो बैटरी से चल सके, उसमें बैटरी होती है तो थोड़ी देर तक वो बैटरी से भी चल जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैपटॉप बोला जाता है। क्लियर है। उसे लैपटॉप भी आएगा। डेफिनेशन आपके सामने बेटा, देखो लैपटॉप की अगर डेफिनेशन देखोगे, दिस कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक, ठीक है। दिस आर पोर्टेबल, आप इधर से उधर ले जा सकते हो अपने लैपटॉप को, बिल्कुल से ले जा सकते हो। उसके बाद सामने क्या बोला है, सामने बोला है लाइट वेटेड है, लैपटॉप लाइट वेटेड रहता है। आपके पर्सनल कंप्यूटर से आपका जो मॉनिटर है और आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम यूनिट या सीपीयू या आपका कैबिनेट, ठीक है, उससे तो भैया लाइट वेट ही रहता है लैपटॉप। दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, और रिचार्जेबल बैटरी होती है और लाइट वेटेबल रहता है। सो दिस कैन वर्क एनीवेयर, सो दिस कैन वर्क एनीवेयर, इसको इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है। क्लियर है जी सर, बिल्कुल ये एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में हैंड हेल्ड और पाम टॉप। हैंड हेल्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके हथेली में रखकर आप यूज कर सके, ऐसा कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएगा। और नैनो कंप्यूटर एकदम बारीक, एकदम चिप के जैसे बिल्कुल बारीक, पर नैनो कंप्यूटर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको माइक्रो कंप्यूटर तक पढ़ना है। क्लियर है सर जी। तो क्योंकि हम बढ़िया से यूज हो सके, हमको दिख भी तो सके अच्छे से, उसी को तो पढ़ेंगे, उसी को तो यूज करेंगे, तो माइक्रो कंप्यूटर तक हम यूज करते हैं। हैंड हेल्ड और पाम टॉप जी, नैनो कंप्यूटर भी यूज कर सकते थे, एकदम बारीक चिप का, कहीं कहीं यूज भी होता है। हैंड हेल्ड का और पाम टॉप का मतलब क्या, जो आप हथेली में रख के यूज कर सके, ऐसा कंप्यूटर जो आपका हथेली बराबर का हो। तो कंप्यूटर दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड डिजाइन फिट इनटू द पाम, पाम मतलब ये हथेली, ठीक है, आपकी हथेली में फिट हो जाए इतना बड़ा कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डाला गया। सो दिस आर ऑल्सो नोन एज, मतलब उसको माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कंसिडर किया जाता है। सो दिस आर ऑल्सो नोन एज पाम टॉप। ओके, पाम टॉप। फिर बोला है दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टन फंक्शन सच एज फोन, बुक्स एंड कैलेंडर्स। दे आर यूज पेन, भैया पेन यूज करते, डिजिटल पेन यूज फॉर इनपुट इंस्टेड, मतलब स्टाइलस यूज होता है उसके लिए। पाम टॉप जो रहता है ना उसके लिए स्टाइलस यूज होता है लिखने के लिए, इनपुट देने के लिए। ऑफ कीबोर्ड, एग्जांपल मतलब कीबोर्ड के अलावा पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट ईटीसी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद टैबलेट और कंप्यूटर। टैबलेट और कंप्यूटर मतलब क्या, टैबलेट और कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के ही जैसे होता है, ठीक है, उतना ही साइज का होता है। They have key feature on the notebook computer, but this can accept input from a pen instead of the keyboard और माउस। ये क्या बोल रहा है कि टैबलेट कंप्यूटर जो है वो आपके कीबोर्ड के जगह में आपका स्टाइलस से भी इनपुट ले लेता है, ठीक है जी। हाँ सर, पेन टैब वाला मतलब टैबलेट कंप्यूटर, इसका मतलब जो पेन टैब वाला दिखते हैं जिससे हम लोग लिखते हैं पढ़ाते समय, उसको टैबलेट कंप्यूटर बोलेंगे जी सर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है, अब ये थोड़ा बड़ा होता है सर, किससे मतलब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। दीज आर कंप्यूटर्स डेडिकेटेड टू यूजर ग्रुप और यूजर्स इंगेज इन,
वर्क इंगेज इन बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क, जहाँ पे आपको बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क के लिए आप कंप्यूटर को इंगेज कराएंगे भैया, मतलब कंप्यूटर को यूज करेंगे, वो कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। खुद के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, है ना, प्रोफेशनल यूज करेंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे सर, इट इंक्लूड्स वन और मोर हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले, मतलब ज़्यादा रिजोल्यूशन डिस्प्ले यूज़ करते हैं, एंड अ फास्टर प्रोसेसर, और फास्टर प्रोसेसर भी यूज़ करते हैं देन अ पर्सनल कंप्यूटर। मतलब सर वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है कि अगर हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर में बहुत अच्छा पर्सनल, मतलब बहुत अच्छा अगर प्रोसेसर यूज करें, इसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर से एज कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा ही होगा। इसका मतलब स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होगी, किसकी, हमारे पर्सनल कंप्यूटर से वर्क स्टेशन कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है। क्लियर है, बात समझ में आई होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है सर। चलिए, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे हैंडहेल्ड पॉम, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन सा आ गया, आपका पर्सनल कंप्यूटर आ गया, आपका लैपटॉप आ गया, आपका हैंडहेल्ड कंप्यूटर आ गया, आपका टैबलेट मतलब पेन टैब वाला कंप्यूटर आ गया, आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो भैया, अब मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है और फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है और फिर सुपर कंप्यूटर क्या है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर की डेफिनेशन देखो, मिनी दिस आर अ स्मॉलर इन साइज, मतलब किससे स्मॉलर साइज में भैया, सुपर कंप्यूटर मेन के ना फैन कंप्यूटर से स्मॉल साइज में रहता है, परंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा रहता है। ध्यान से देखना, सुपर कंप्यूटर से छोटा रहेगा, सुपर से छोटा रहेगा कौन, मेन फ्रेम, ठीक है। और मेन फ्रेम से छोटा कौन रहेगा, मिनी, और मिनी से छोटा कौन रहेगा बेटा, माइक्रो। क्लियर है, तो अगर ये मिनी बोला है छोटा है मतलब किससे छोटा, मेन फ्रेम से और सुपर कंप्यूटर से छोटा, बट बड़ा किससे है, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है। क्लियर है, हाँ जी सर, समझ में आ गया सर। तो दीज आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर, मतलब ये फास्टर है और कॉस्ट लोअर है, कम कॉस्ट का है देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब मेन फ्रेम से कॉस्ट में कम है, स्पीड में भी कम रहता है, ठीक है। दीज आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम, मतलब फास्टर और कॉस्ट लोअर, ये दोनों मतलब दोनों मेन फ्रेम कंप्यूटर से मतलब कैसे कॉस्टलियर भी कम है और फास्टर भी कम है, किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सुपर कंप्यूटर से कम ही स्पीड होगी, ऑफ कोर्स सर, हाँ मेन फ्रेम। इनिशियली मतलब प्रारंभिक इसमें मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क को जनरेट मतलब उस पर परफॉर्म करने के लिए मिनी कंप्यूटर का वर्क यूज किया जाता था। लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद करो कैड, अपन देखो जो सिविल इंजीनियरिंग से पढ़े होते हैं, मान लो सिविल इंजीनियरिंग से जो पढ़े उनको कैड सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैड का यूज करने के लिए मतलब मिनी कंप्यूटर हम लोग कैड सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मिनी कंप्यूटर में चला देता। आज तो माइक्रो कंप्यूटर में भी कैड चलता है, ठीक है, बट लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो बड़ी डिजाइन रहती है, जो आर्किटेक्चर की बड़ी डिजाइन रहती है ना, वो मिनी फ्रेम मतलब इसमें हमारा हो नहीं पाता, तो उसके लिए हमको मिनी कंप्यूटर लगता है बेटा, है ना, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा। तो कैड का कैलकुलेशन या उसका डिजाइन बनाने के लिए हमको मिनी कंप्यूटर लगेगा, ठीक है। बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर, अब इसको सेंट्रल कंप्यूटर की तरह भी यूज करते हैं, मतलब सर्वर बना के भी यूज करा जाता है, किसको, मिनी कंप्यूटर को सर्वर बना के सर्वर की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब वो डाटा देता भी है। हाँ, सेंट्रल कंप्यूटर विच इज नोन एज सेंट्रल कंप्यूटर की तरह भी यूज किया जाता है। इस पे क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रल कंप्यूटर की तरह किसको, कौन से कंप्यूटर को यूज किया जाता है, तो मिनी कंप्यूटर को, है ना, विच नोन एज सर्वर, ठीक है। अगर आप सेंट्रल कंप्यूटर की तरह यूज करेंगे किसी कंप्यूटर को तो उसे सर्वर भी कहा जाएगा। और मिनी कंप्यूटर्स आर IBM 17, देखो यहाँ पे नाम दिया है मिनी कंप्यूटर। अब IBM 17 अपन यूज कर रहे हैं क्या आज के जमाने में, नहीं, मतलब ये IBM 17 ये मिनी कंप्यूटर के तौर पे यूज करा जा चुका है, और आज भी कई जगह कैड सॉफ्टवेयर या कैड के डायग्राम, बड़े बड़े डायग्राम बनाने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्लियर है, समझ में आई बात, जी सर। DAC PDB 11 ये एक कंप्यूटर का नाम है, IBM 17 एक कंप्यूटर का नाम है, ये मिनी कंप्यूटर है। और HP 9000 ये कंप्यूटर का नाम है बेटा, ठीक है, या HP 9000 ये कंप्यूटर का नाम है। तो या HP 9000 जिससे आप बड़े बड़े क्या हो सकता है, जिससे आप बड़े बड़े डिजाइन का आप आउटपुट लेते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो सिविल इंजीनियरिंग की डिजाइन होती है बिल्डिंग की, उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो HP 9000 में हम प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा बोल दो, समझ में आया बात, हाँ जी सर। तो एक कंप्यूटर ही मान लो, हाँ जी सर, HP 9000, उसके बाद और क्या दिया, IBM 17 और DAC PDP, ये सब मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं। क्लियर है मेरे भाई, जी सर। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है सर,
अब मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे जो मिनी कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाया जाता है बेटा। बहुत सारे मिनी कंप्यूटर को, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स रहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होगा, बहुत सारे एक ही समय में बहुत सारे यूजर वर्क करते हैं मेन फ्रेम में। ठीक है जी सर, कैसे बताना ब्रिजेश सर? तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, क्योंकि इसमें जो रहती है, इसमें स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज इतना ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, है ना। एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी रहते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर एज अ बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड, मतलब बिजनेस वर्ल्ड के लिए ये बहुत बढ़िया शानदार कंप्यूटर है, जिसमें इतना सारा स्टोरेज रहता है कि हम एक ही समय में बहुत सारे यूजर इसको यूज कर पाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ठीक है, एज दे हर्ट, देखो इधर, इंटायर बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा कंप्यूटर है। इट इज अ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ नेटवर्क, अच्छा मतलब जो बड़े बड़े नेटवर्क रहते हैं उनको डील करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है, सर्वर की तरफ, बड़े बड़े नेटवर्क को यूज करने के लिए। ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स दैट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ये बड़े बड़े नेटवर्क में तो हैंडल कर, बड़े बड़े नेटवर्क में तो यूज होता ही होता है, परंतु एक साथ मल्टीपल यूजर इसमें वर्क कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल यूजर इसमें वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। बात समझ में आई? मिनी कंप्यूटर में ऐसा होता नहीं जी, एक साथ बहुत सारे लोग यूज नहीं कर सके, पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर, मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति। मिनी कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसको बहुत सारे लोग यूज कर सकते, उसको यह बताया कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है मिनी कंप्यूटर, और कैड डिजाइन, बड़े बड़े आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है कौन सा, मिनी कंप्यूटर। ठीक है जी, बट और सर्वर के तौर में सेंट्रल कंप्यूटर बनकर भी मिनी कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ठीक है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बहुत सारे मल्टी यूजर एक ही समय में कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और ये और कहां पे यूज होता है, जो बड़े नेटवर्क होते हैं, जो बड़े कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, वहां पे यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। समझ में आया? अब देख लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम कौन कौन से हैं। तो सर, और बहुत सारे लोग एक ही समय में यूज करते हैं, ये मेन डेफिनेशन होगी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर और IBM 370, IBM 370 का जहां पे भी नाम आ जाए, IBM 370 का जहां पे भी नाम आ जाए, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। और IBM S390, यूनिवैक 1110, IBM 370, उसके बाद में IBM S390 और IBM S और 390 और यूनिवैक 1110, ये सारे कंप्यूटर कहां पे यूज होते हैं बेटा? ये सारे कंप्यूटर किसके अंदर आते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आते हैं। IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110, यूनिवैक C 1110, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल है मेरे भाई। ठीक है, क्या बात समझ में आई आपको? अरे हाँ, है ना? हाँ सर, फर्क बताओ मुझे। माइक्रो कंप्यूटर क्या हो? माइक्रो कंप्यूटर एकदम पर्सनल यूज के लिए होते हैं सर, ज्यादा स्पीड भी नहीं होती, ज्यादा कॉस्टलियर भी नहीं होते। परंतु मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से ऊपर आ गए मिनी कंप्यूटर थोड़े से बड़े रहेंगे और इनका थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट रहेगा। अब ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट किससे? माइक्रो कंप्यूटर से, परंतु कम कॉस्ट किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम कॉस्ट वाला रहेगा मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ता रहेगा कौन? मतलब कम स्पीड रहेगा किसकी? मिनी कंप्यूटर की। मेन फ्रेम से कम स्पीड रहेगी मिनी की। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो बहुत बड़े नेटवर्क में यूज होता है, उसके साथ ही साथ ये जो है इसमें मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, और ये बड़े बड़े नेटवर्क को में हैंडल करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। क्लियर है? और एक साथ डेफिनेशन क्या करेंगे, एक साथ मल्टी यूजर इसमें काम कर सकते हैं एक ही समय पे, इसलिए इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे हाँ, है ना? बिल्कुल सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन तो आप समझ रही हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम। ठीक है, वर्ल्ड का प्रथम सुपर कंप्यूटर तो क्रे 1। क्लियर है? क्रे साइंटिस्ट ने बनाया था इसको। जी सर। देखो, चलो इंफॉर्मेशन देखते हैं सुपर कंप्यूटर की। दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट एंड बहुत महंगी है भैया। ठीक है, बिल्कुल। और क्या बोल रहा है? दे हैविंग हाई प्रेशरिंग कंपेयर टू अदर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब इसकी इतनी प्रोसेसिंग स्पीड है दूसरे कंप्यूटर के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा स्पीड है भैया। बिल्कुल सर। उसके बाद आर मोस्ट पावरफुल लार्ज साइज इन मेमोरी, बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, बहुत बड़ी मेमोरी रहती है इस पे। उसके बाद कंपेयर ऑल अदर कंप्यूटर्स, और सारे कंप्यूटर से
कंपेयर करने में भी सबसे ज़्यादा मेमोरी रहेगी, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोसेसर बड़े रहेंगे इसमें, ठीक है। दिस स्पीड यानी कि द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन द फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है जी सर। और कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फॉरकास्टिंग, बहुत बड़े बड़े वेदर फॉरकास्टिंग बताता है हमारा सुपर कंप्यूटर। और ये जो हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं जो पूरे जिला का ये बता देते थे, यही है भैया सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड हाईली हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च मिलिट्री पर्पस, न्यूक्लियर रिसर्च मिलिट्री पर्पस के लिए सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। उसके बाद सामने बोला है एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरीज, साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरीज में सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। क्लियर है क्या? अगर ये एग्जांपल देके पूछ लिया डैश करके कि कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं यहाँ पे, क्लियर है? तो हम अगर ऐसा बोला कि मतलब हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क, हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क जब भी बोलता है तो सुपर कंप्यूटर का नाम आना चाहिए। हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क, क्या बोला मैंने? हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क जब भी बोलूंगा तो सुपर कंप्यूटर का नाम आना चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल। उसके बाद क्रे 1, देखो इधर ध्यान देना, क्रे 1 क्या है? क्रे 1 वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्रे 1 क्या है? वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस बाय सेमोर आर क्रे इन 1976। बिल्कुल सर, 1976 में, 1976 में क्या नाम है साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम है बेटा सेमोर आर क्रे। क्या नाम है? सेमोर आर क्रे। इसने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। क्रे 1 वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और परम तो हमको पता है वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इन 1990। 1976 में क्रे आया, 1976 में क्रे 1 बना, ठीक है। उसके बाद परम बना 1990 में, 1990 में परम बना। ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? क्रे 1। उसके बाद परम ईशान, ये जो है ये लेटेस्ट वर्जन है परम ईशान सुपर कंप्यूटर का, परम का, ठीक है। परम ईशान क्या है? इज द मशीन, इज द लेटेस्ट मशीन सीरीज ऑफ परम मेड बाय द सीडैक एंड IIT गुवाहाटी 20 सितंबर 2016। 2016 में अभी बनाई है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर जी सर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ सामने मिलेगी और हमको। अब भैया बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद हमको और सर क्वेश्चन देखना है। इसके बाद जब हमारी ये कंसेप्ट वाले थ्योरी हो जाएगी तो हमको क्वेश्चन बताना है कि क्वेश्चन किस बेस पे बनते हैं करके। क्लियर है सर? बिल्कुल भाई। अच्छा जी, आ जाइए सामने बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो सर, तो बेस्ड ऑन वर्क, अब बेस्ड ऑन वर्क मतलब भैया वर्क की तरह में कि एनालॉग वर्क करेगा कि डिजिटल वर्क करेगा। एनालॉग मतलब एक दो ही हमारे कंप्यूटर के एग्जांपल लेते हैं, एक सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को जांचता है, और एक क्या था, एक हमारा क्या था जो ये स्पीडोमीटर जो हमारी गाड़ी में लगा रहता है स्पीड चेक करने के लिए, स्पीड बताने के लिए 40 की स्पीड है कि 50 की स्पीड है कि 60 की स्पीड है, और कंटिन्यू स्पीड बताता है ना, जितनी गाड़ी जब तक चलती रहेगी स्पीड वो दिखाते रहेगा। ऐसा करेगा कि जीरो में आ जाएगा क्या? नहीं, मतलब वो स्पीड कंटिन्यू दिखाते रहता है, ऐसा ऐसा चलते रहता है, उसको क्या बोलेंगे भैया? एनालॉग। और जो ऐसा चलेगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको बोलेंगे डिजिटल। इसको क्या बोलेंगे मेरा भाई? डिजिटल बोलेंगे, ठीक है सर। इसको क्या बोलेंगे? एनालॉग। कंटिन्यू चलते रहता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। बिल्कुल सर। उसके बाद आ जाओ मेरे दादा, तो क्या बताएगा ये बताएगा ऑन द बेसिस वर्क कंप्यूटर आर कैटेगराइज फॉलोज। देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या रहता है? जो कंटिन्यू पल्सेस में चलते हैं, एनालॉग। दिस कंप्यूटर कैरी आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। एग्जांपल स्पीडोमीटर। स्पीडो देखो भैया कोई भी कैलकुलेशन अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन तो परफॉर्म करेंगे ये भी, पर इसका एग्जांपल है स्पीडोमीटर क्योंकि कंटिन्यू हमको स्पीड बताता है। सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता जांचता है, ठीक है। और इट इज एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, एकदम एक साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर है भाई जी? और it uses continuous variable for mathematical operation and utilities mechanical और electrical energy। uses continuous variables मतलब ये क्या रहता है? continuous electronic pulses इसके चलते रहते हैं। किसमें? एनालॉग कंप्यूटर में continuous electronic pulses इसके चलते रहते हैं मेरे भाई। क्लियर है? उसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। समझ में आया? ECG मशीन है, ECG मशीन है ना। हाँ चलो
ईसीजी ईसीजी जो है ना वो दोनों का ये है, इसमें डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों लगे रहते हैं, उसको ईसीजी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा भी और ऐसा भी रहता है उसमें। हाँ समझना याद रहा। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 0 और 1 का मतलब 0 1 0 1 फ्लॉप टाइप चलते रहेगा, 1 0 1 0। These do work by calculating the binary digit। बाइनरी डिजिट यानी कि 1 और 0 के फॉर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिक कैलकुलेशंस बट आल्सो कॉम्बिनेशन द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स साउंड्स। एग्जांपल डेस्कटॉप पीसी। हाँ जी बिल्कुल, डिजिटल का एग्जांपल है डेस्कटॉप पीसी। मतलब इसमें साउंड कार्ड देखो, इधर क्या बोला इसने, प्रोड्यूस एज ग्राफिक एंड साउंड। मतलब ये क्या करता है कि कंप्यूटर को साउंड भी देता है, ग्राफिक भी प्रोवाइड करता है, दिखता भी है चित्र और साउंड भी प्रोड्यूस करता है ना, इसलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और ये 0101 के इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस ये देता है, मतलब ये 0101 का लैंग्वेज समझता है। क्लियर है मेरे भाई? अरे है ना? हाँ सर। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब एनालॉग कंप्यूटर जो कंटिन्यू पल्सेस चलती है और डिजिटल कंप्यूटर जो 0101 के बिट में फॉर्म में चलती है। इन दोनों को अगर मिला के हम कंप्यूटर बनाए तो उसको बेस्ड ऑन वर्क के बेस पे उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है सर क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। उसको क्या कहा जाता है सर? तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसको कहा जाता है हाइब्रिड। मतलब एक ईसीजी मशीन और एक डायलिसिस मशीन जो रक्त को शुद्ध करती है। ठीक है, दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, इसको बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक। अब मशीन, अब ये कहाँ देखने मिलता है हाइब्रिड कंप्यूटर? जो मशीन दवा मतलब बड़े हॉस्पिटल में ईसीजी के रूप में, ईसीजी मशीन के रूप में और डायलिसिस मशीन के रूप में आपको देखने को मिलती है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। क्लियर सर? बिल्कुल। ईसीजी एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज्ड फॉर हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? उम्मीद है आपको सब बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है सर, एक बार रिवाइज करेंगे। अगर हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन वर्क तो एनालॉग है और डिजिटल है। एनालॉग मतलब जिसकी पल्सेस कंटिन्यूअसली चलती है, कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली वर्क करता है सर। 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड बढ़ते जा रही है, 40 30 20 ऐसे घटते जा रही है, मतलब कंटिन्यू पल्सेस में काम कर रहा है। और डिजिटल क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। समझ में आया? ये 0101 के फॉर्म में काम करता है, उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर ये माइक्रो मतलब डिजिटल कंप्यूटर है भैया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मिलता है और साउंड कार्ड में साउंड भी सुनाई देता है। क्लियर सर? अरे है ना? बिल्कुल। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर क्या? दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसके एग्जांपल बताना ब्रिजेश सर। तो ईसीजी मशीन हो गया और डायलिसिस मशीन, ये दोनों मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है, क्योंकि ईसीजी मशीन में ऐसे ऐसे पल्सेस दिखते हैं और 0101 भी दिखता है। ठीक है, और इधर देखो ये, क्योंकि वहां पे ऐसा भी रहता है, देखो बेटा ऐसा भी रहता है ईसीजी मशीन में, ऐसा भी रहता है और फिर ऐसा ऐसा करके चलते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, आ जाओ। उसके बाद सामने बढ़ते हैं हम लोग। अब है बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड, आप जानते हैं कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे, और एक जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब हमारे पीसी। ठीक है सर। स्पेशल पर्पस मतलब मान लो अगर आपको हेलीकॉप्टर को या एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करवाना है तो कंप्यूटर से भी लैंडिंग कराई जाती है, तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स कैटेगराइज एज फॉलोज। पर्पस मतलब पर्पस क्या क्या है बोल रहा है? जनरल पर्पस मतलब साधारण पर्पस है क्या? जनरल पर्पस कंप्यूटर दोस कंप्यूटर विच आर यूज सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल टू मेक स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशन अकाउंटिंग। अगर कोई स्मॉल डेटाबेस है, कैलकुलेशन है या अकाउंटिंग, स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशन या अकाउंटिंग स्मॉल, उसको बोलेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। परंतु स्पेशल क्या होगा भैया? एरोप्लेन को लैंडिंग करा दो तुम, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर आर दोस कंप्यूटर विच आर यूज टू सॉल्व सिंगल एंड डेडिकेटेड मतलब एक समय पे एक काम को अगर परफॉर्म कराना है हमको, उसके लिए एक स्पेशल परफॉर्म कंप्यूटर लगता है। सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि एग्जांपल लेंगे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। मान लो एयरक्राफ्ट को लैंड कराना है ऑटोमेटिकली,
उसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया, उसको मतलब थोड़ा बहुत काम कर दिया पर उसको लैंड तो कराना है, तो वहां पे हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर काम आता है कि ऑटोमेटिक लैंडिंग के लिए। क्वेश्चन है इसके ऊपर, ऑटोमेटिक लैंडिंग एयरक्राफ्ट कौन सा कंप्यूटर यूज होता है करके। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है जी सर। और मल्टीमीडिया कंप्यूटर ईटीसी, जो बड़े मल्टीमीडिया कंप्यूटर रहते हैं, बिग, बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर, वो साधारण वाला नहीं है, बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं, कार वार चल रही है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है सर, अरे हाँ है ना जी सर। अब बढ़ते हैं बेटा सामने। अब देखो कुछ चीज हमारे पास ये क्वांटम कंप्यूटर क्या है ना, कुछ डेफिनेशन है उसको आपको समझना है। आ जाओ, क्वांटम कंप्यूटर देखो, इसको क्या, प्रत्युष नाम का कंप्यूटर वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड फेनमैन। इट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना, इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। जहां पे अगर ऐसा आ गया कि इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, मतलब ब्रेन वर्किंग को इमिटेट करके जो फास्टेस्ट कंप्यूटर जैसे चलाया जाता है उसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। मतलब आपको एक एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन आएगा ब्रेन वर्किंग का कौन सा कंप्यूटर यूज करता है, तो भैया वो क्वांटम कंप्यूटर होता है। क्लियर है, ठीक है, समझ गया। एक्चुअली में तो जो हमारे सुपर कंप्यूटर, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है, उनको ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, हमारे मन से नहीं चलते, वो जो इनपुट देते हैं ना हम उसको वो कन्वर्ट करके वो जो समझते हैं उससे आउटपुट मिलता है अपने को। वो दिमाग से लगाते हैं कि बेटा दिमाग नहीं लगाते वो, ठीक है हाँ। पर क्वांटम कंप्यूटर क्या है, जो इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, ब्रेन वर्किंग के हिसाब से, ब्रेन वर्किंग के जैसा फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ब्रेन वर्किंग के इमिट, मतलब इसको ब्रेन वर्किंग का कुछ फंक्शन ऐड कराया जाता है, समझ रहे हो। तो बोला गया है कि इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, समझ रहे हो, ब्रेन वर्किंग के जैसा फास्टेस्ट कंप्यूटर है, इसलिए इसको क्वांटम कंप्यूटर बोला गया। क्वांटम का मतलब होता है बहुत ज्यादा उसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, क्या है समझ रहे हो, क्वांटम का मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, और हमारा एक ही प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर, मतलब हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है बेटा, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लगा। क्वांटम का मतलब होता है 4, ठीक है। उसके बाद नैनो कंप्यूटर, भैया छोटा कंप्यूटर, तो मैंने अभी बताया था एकदम छोटा कंप्यूटर, इज अ जनरल टीम यूजर डिस्क्राइब अ कंप्यूटर स्मॉलर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, नैनो कंप्यूटर। एक आधा चिप, एक आधी घड़ी, एक आधा माइक्रो साउंड वाला कहीं लगा दिया तुमने कि तुमको खुफिया जानकारी चाहिए, ठीक है, तो वो कैच भी कर रहा है, तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा ही बना दे रहा है, आउटपुट मतलब साउंड भी तुमको प्रोड्यूस करके दे रहा है एकदम वायरलेस वाला, तो वो क्या है, वो है हमारा कौन सा नैनो कंप्यूटर है, ठीक है बिल्कुल। यूजुअली अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अच्छा जी, क्रेडिट कार्ड के अंदर चिप होती है बेटा, ठीक है। एग्जांपल रास्पबेरी P1 विच कुड बी यूज्ड एट स्कूल टू टीच साइंस टू द चिल्ड्रन, यूज्ड इन स्कूल्स टू टीच साइंस टू द चिल्ड्रन। मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर जो साइंस सिखाने के लिए स्कूल में एकदम छोटे छोटे कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, उसका एग्जांपल बताएं। आप ये समझो कि नैनो कंप्यूटर का मतलब है कि जो माइक्रो कंप्यूटर से छोटे हो साइज में उसको नैनो कंप्यूटर बोला जाता है, बिल्कुल। प्रत्युष इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप, जो पेटाफ्लॉप्स को यूज करते बेटा सुपर कंप्यूटर, तो प्रत्युष एक सुपर कंप्यूटर है। India is India's fastest first multi-petaflop supercomputer named Pratyush was unveiled at Pune-based Indian Institute of Tropical Meteorology, मतलब IIT में बनाया गया था और पुणे में बनाया गया। प्रत्युष ये फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और पेटाफ्लॉप यूज करता है। एग्जांपल आ सकता है कि फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो भैया कौन है वो, प्रत्युष है, ठीक है जी बिल्कुल सर। प्रत्युष हैज, हाँ ध्यान देना भाई, ये बोल रहा है कि प्रत्युष हैज 6.8 पेटाफ्लॉप कंप्यूटेशनल पावर इंस्टॉल्ड एट 2 MOE's इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर इसका नाम सिर्फ आप ये समझ लेना कि जहां पेटाफ्लॉप्स यूज हो रहा है, वो भैया प्रत्युष कंप्यूटर है हमारा। क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद सामने बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं इसमें। प्रत्युष मतलब क्या, इंडिया फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप यूज करने वाला सुपर कंप्यूटर है, जिसको पुणे बेस्ड में बनाया गया था, ऐसा करके समझो, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद सामने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये लो सर, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है उसमें कि हम कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं सारी चीजों का। अब आ जाएगा हमारा जनरल यूज क्या होता है, बैंकिंग के लिए यूज है भैया। अब ये समझते जाओ, देखो इस पे डेफिनेशन मत जाओ कि भाई जनरल चीजें है कि बैंकिंग के लिए यूज होता है ना कंप्यूटर यूज, बिल्कुल। कहाँ एप्लीकेशन है कंप्यूटर के,
सम ऑफ द एरियाज वेयर द कंप्यूटर बीइंग यूज, तो भैया सबसे ज़्यादा देखो भैया कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब सर हम सिंपल सी बात है कि बैंकिंग के लिए यूज़ होते हैं, या और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं सर, खेल जगत में यूज़ होते हैं, और कहाँ कहाँ मल्टीमीडिया के लिए यूज़ होते हैं, और कहाँ ऑफिस में यूज़ होते हैं, और कहाँ एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होते हैं। अरे हाँ है ना, देखो बैंकिंग है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उसके बाद ऑफिस के लिए यूज़ होते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब न्यूज़ चैनल में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद और अब तो ये जितना जो बताया है ये आपके जनरल पर्पस, मतलब भैया इसके लिए एप्लीकेशन है, बैंकिंग के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर, एजुकेशनल के लिए यूज़ होता है, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, ऑफिस के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑफकोर्स यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है सर, बहुत जगह होता है सर, आप सोच के देखो, रेलवे रिजर्वेशन के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर। और आपके बहुत जगह कंप्यूटर यूज़ होता है, जैसे मान लो घर के पर्सनल कंप्यूटर है, यानी होम में भी पर्सनल कंप्यूटर, ऑफिस में तो आ गए सब, बैंकिंग, एजुकेशनल, ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट, इसमें सब आ गया, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा 5th जनरेशन वाली चीज़ें है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग के तरह सोच सके और काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सके और काम कर सके, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे, एआई इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस that emphasizes the creation of intelligent, देखो क्या बोला इसने, इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता होती है उसको, कंप्यूटर को, मशीन्स, बाकी को नहीं होती भाई। जो ये 4th जनरेशन के पीछे वाले जनरेशन है, 3rd, 2nd, 1st, उसमें एआई आया नहीं, 5th जनरेशन में आया है, क्योंकि बुद्धिमत्ता जो सोचने की तर्क शक्ति थी जो कंप्यूटर में, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सकता था, ब्रेन नहीं यूज करना, ह्यूमन की तरह सोच सकता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक अ ह्यूमंस, और ह्यूमन की तरह रिएक्ट करती है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। Some of the activities computers with AI are designed for include speech recognition, learning, planning to problem solving etc. अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम AI को यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजन ले सके, वो ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सके, ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजन ले सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ या ना, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, रोबोटिक्स। अच्छा, एआई का यूज हम रोबोटिक्स में ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट को जो ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, थोड़ा थोड़ा समझ सकता है कि क्या करना है, कब गाड़ी की स्पीड बढ़ाना है, कब गाड़ी की स्पीड कम करना है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की तरह वो वर्क करता है ना। हाँ जी, तो रोबोटिक इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस दैट डील्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, यूज ऑफ रोबोट्स एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल, सेंसरी फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मतलब भैया रोबोटिक्स का यूज तो रोबोट को जनरेट करने के लिए होता है, और रोबोट में आज की जनरेशन में 5th जनरेशन यानी आज की जनरेशन में एआई का बहुत यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, समझ रहे हो बात को? जी सर। नेक्स्ट, एआई का मतलब सिंपल समझना कि जो ह्यूमन बीइंग के जैसा डिसीजन ले सकता है। अब भी क्वेश्चन में मिलेगा व्हाट इज द एआई। एआई इट मींस इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस ऑफ लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है बिल्कुल। चलो पहला क्वेश्चन लग चुका है, और आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है कि इसका कंसेप्ट, हमने पहला चैप्टर का कंसेप्ट खत्म कर लिया है, और आप पहला, और ऐसे दनादन उत्तर देना बिल्कुल है ना। देखो चलो आ जाओ, पहला बताइए ब्रिजेश सर क्या बोलना चाहते हैं आप? बोल रहा है द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। बताओ जरा कौन से लैंग्वेज से कंप्यूटर वर्ड लिया है? लैटिन सर। हमने पहले ये आंसर कहाँ पे देख लिया था? स्टार्टिंग में याद करो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन थी, याद करो, मैं बताता हूँ कंप्यूटर की जो डेफिनेशन थी, याद करो। कंप्यूटर, ये देखो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बेटा? लैटिन भाषा से हुई है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज। समझ में आया क्या? बिल्कुल, तो यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है उस पर, ठीक है, समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या है? द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया? तो कंप्यूटर वर्ड ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया बेटा लैटिन लैंग्वेज से। क्लियर है? यानी कि 4 आंसर आएगा, समझे? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। बहुत बढ़िया, पहले इनपुट करता है, फिर पहले इनपुट लेगा, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, ग्रुप। अच्छा ये ग्रुप किसका है बोल रहा है? रुक जाओ, इनपुट आउटपुट भैया
ग्रुप किसका, आउटपुट भी ठीक है, प्रोसेसिंग भी हमने सुन रखा है। ये ग्रुप किसका, डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, और ये किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, अगर एक साथ आ जाए तो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मोबाइल डिवाइस को ना बाबा ना, मोबाइल डिवाइस का ऐसा पढ़े नहीं हमने, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ऐसा नहीं पढ़े। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल यस हो सकता है। अच्छा सर्किट बोर्ड नहीं, सर्किट बोर्ड को नहीं। कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल, कंप्यूटर सिस्टम को ये देखो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में इंफॉर्मेशन का यूज ही होता, यहाँ पे प्रोसेसिंग देखो यहाँ पे क्या है, आउटपुट का भी यूज है, तो आउटपुट हमको कंप्यूटर सिस्टम में मिलता है मेरे लाल, आउटपुट कहाँ मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम में मिलता है, मतलब इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है कंप्यूटर सिस्टम, 4 ऑप्शन। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? जी सर। नेक्स्ट, ये आंसर नहीं है, हाँ ये आंसर नहीं है, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड क्या बोला गया देखना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शन क्या है, याद करो, 4 मेजर फंक्शन याद करो, अभी दिखाता हूं। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, दिखा कंप्यूटर के कार्य संचालन कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शन, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट शो करना, और आउटपुट के बाद उसको फ्यूचर के लिए स्टोरेज करके रखना। क्लियर, बिल्कुल। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा है सर आपको, इसी पे क्वेश्चन पूछा है। ये देखो विच ऑफ द, देखो समझ में आ रहा है ना कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी, हाँ जी सर, मतलब हमारे कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ठीक है, हाँ जी सर। बोलो सर, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया हुआ कौन सा करेक्ट ऑर्डर है किसका, 4 मेजर फंक्शन का, तो हमने फंक्शन पढ़ रखे, इनपुट करता है पहले लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट शो करता है और आउटपुट को भविष्य के लिए स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। तो ये मेन 4 फंक्शन है, कौन सी जाएगा इसमें, सीक्वेंस कौन सा जाएगा, प्रोसेस पहला सीक्वेंस नहीं, प्रोसेस नहीं है, पहले तो इनपुट लेकर गया, ये इनपुट लिया, आउटपुट डायरेक्ट शो थोड़ी करेगा, प्रोसेस करेगा, तो ये तो आउटपुट आ गया है, यहाँ प्रोसेस आना था, ये भी गलत हो गया। प्रोसेस पहले नहीं, पहले इनपुट लेगा, ये भी गलत हो गया, ये एकदम सही होगा, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट शो करेगा, उस आउटपुट को फ्यूचर के लिए स्टोरेज करके रखेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? 100% सर। यानी निम्नलिखित में से, देखो हिंदी वाले बच्चे देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्यों को सही क्रम कौन सा है, तो बेटा यही है, पहले इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलता है और आउटपुट भविष्य के लिए स्टोर करके रखता है, तो ये हमारा सही आंसर है। पहले प्रोसेस नहीं करता भाई, पहले इनपुट लेता है, गलत हो गया। इनपुट तो लिया पर डायरेक्ट आउटपुट दिखा दिया, नहीं यहाँ प्रोसेस करेगा तभी तो आउटपुट आएगा, ये भी गलत हो गया। और फर्स्ट क्या, प्रोसेस डायरेक्ट, नहीं सर पहले इनपुट लेगा, ये गलत हो गया। इसका मतलब चौथा आंसर एकदम करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन, भाई प्रोसेसिंग कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। इधर देखो, कलेक्टिंग द डाटा, याद रखना डाटा मतलब रॉ फैक्ट्स होता है, डाटा मतलब यूजर ने कोई भी डाटा दिया तो वो रॉ फैक्ट्स दे रहा है, उसमें प्रोसेसिंग करके उसको इंफॉर्मेशन बनाना, उसको सटीक इंफॉर्मेशन बनाना जो आप आउटपुट में दे सके। तो किसी भी डाटा को अगर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन बनाते हो तो उसको, उसी को तो प्रोसेसिंग कहा जाता है। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू अ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बिल्कुल सर, कंपाइलिंग नहीं, इंपोर्टिंग नहीं, एक्सपोर्टिंग नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास आंसर है, कौन सा है, प्रोसेसिंग। देखो डेटा को हिंदी में देखना बेटा, डेटा को क्या बोल रहा है यहाँ पे समझना, डेटा एकत्र करना और उससे सूचना में परिवर्तित करना। रॉ डेटा भैया, डेटा मतलब रॉ डेटा होता है, कच्चा माल होता है, यानी कि कोई भी यूजर ने कोई भी इनपुट दिया 2 + 2, ये रॉ डेटा है, उसमें वो इंफॉर्मेशन में बदलना कि 4 होता है करके, उसे सूचना में परिवर्तित करना, क्या प्रोसेस करके उसको सूचना में परिवर्तित करता है, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, इंफॉर्मेशन में बदलना उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो प्रोसेसिंग कहते हैं सर। क्लियर है, उसको ना तो कंपाइलिंग कहेंगे, ना तो इंपोर्टिंग कहेंगे, ना तो एक्सपोर्टिंग कहेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आंसर है हमारे पास एक। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, भैया कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, तो भैया इनपुट तो कर सकता है, दे सकता है, बिल्कुल है, इनपुट तो ले सकता है, ये तो कर ही सकता है, आउटपुट भी दे सकता है, प्रोसेसिंग भी करता ही है, मतलब ये भी करता है, ये भी करता है और प्रोसेसिंग भी करता है। क्या नहीं करता, तो ये जो थिंकिंग है बेटा, ये नहीं करता है, तो ये सोचता नहीं है कंप्यूटर, ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता नहीं है, वो एआई आर्टिफिशियल वाला है, सोचता नहीं। मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कौन सा नहीं करता, थिंकिंग परफॉर्म नहीं करता। अगर यहाँ एआई लिख देता ना तो ये थिंकिंग ही आ जाता आंसर, ठीक है, पर यहाँ एआई वगैरह नहीं, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, क्या परफॉर्म नहीं करता, तो थिंकिंग परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। यहाँ देखो हिंदी में यहाँ बताया है
कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से, नीचे दिए गए में से या निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता? इनपुट तो ले सकता है, ये तो आंसर ही है, मतलब ये कर सकता है, आउटपुट भी दे सकता है और प्रोसेसिंग भी कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता? सोचने की क्रिया नहीं कर सकता। तो ये हमारा मेन आंसर बनेगा। क्लियर है सर? समझ में ये चीज नहीं कर सकता है ना। हाँ, नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मतलब मैंने बोला था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे अपन करके। बिल्कुल सर, बोलो। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं करता? भैया एडिशन तो परफॉर्म करता है, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करता है, डिवीजन भी परफॉर्म करता है। नन ऑफ दिस नहीं, ये तीन होने के बाद नन ऑफ दिस तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या कर परफॉर्म नहीं करता? बेक अ केक, केक नहीं बनाता भैया। केक बनाता है क्या कंप्यूटर? नहीं भैया, केक नहीं बनाता है ना। हाँ, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, डिवीजन परफॉर्म करता है, बट ये फंक्शन बेक अ केक, केक नहीं बनाता है ना। यानी कि इसका आंसर रहेगा थर्ड जी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? भैया जोड़ कर सकता है, जोड़ सकता है कंप्यूटर, घटाना कर सकता है, भाग देना कर सकता है। ये इनमें से ये तो गलत हो जाएगा। तो केक बनाना नहीं कर, मतलब केक नहीं बना सकता। तो इसका आंसर होगा केक नहीं बना सकता। इसका आंसर ये वाला होगा मेरे भाई। ठीक है, ये तो कर सकता है, उसने बोला क्या नहीं कर सकता? जोड़ भी कर सकता है, घटा भी सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, ये तो कर सकता है। उसने बोला क्या नहीं कर सकता? केक बना नहीं सकता। क्लियर है? केक बनाना नहीं आता उसको। हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट है भैया, क्या है सर? पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल। अरे प्रोसेसिंग का सिंपल देखो इधर, किसी पार्ट नंबर लिया तुमने, मान लो कोई मशीन है, मान लो कोई पार्ट नंबर है, कोई कार का पार्ट है, तो पार्ट नंबर लिया। अब वो पार्ट नंबर क्या रहेगा? उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा कुछ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर, और जितने पार्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर मिले कि कितना पार्ट हमको देना है। तो ये सारी चीज क्या है? पार्ट नंबर एक इनपुट है, इनपुट को प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर रहा है कि डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और पार्ट नंबर कितने हैं। वो एग्जांपल किसका है? तो वो IBPS क्लर्क 2013 में पूछा हुआ था। कंट्रोल नहीं, आउटपुट नहीं, फीडबैक नहीं, फिर फीडबैक लेता तो यहाँ पे देखो सिर्फ पार्ट नंबर, मतलब इनपुट भी ले रहा है ना, इनपुट भी ले रहा है, उसके बाद में वो डिस्क्रिप्शन को पढ़कर वो ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर का एग्जाम्पल बताया कि नंबर ऑफ ऑर्डर भी ले रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्रोसेसिंग। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोसेसिंग। क्लियर है? सिर्फ इनपुट ही नहीं ले रहा, वो डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ रहा है, तो ये इनपुट ही नहीं है बेटा। यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर, ये नंबर ऑफ पार्ट्स का ऑर्डर भी, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर मिला है करके ये भी बता रहा है। तो इनपुट ही नहीं है वहाँ पे, वो इनपुट लेकर वो पूरी प्रोसेसिंग करके दिखा रहा है हमको। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखो यहाँ में से ना इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा था, तो इसके एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा था, तो बाकी का तो फीडबैक हो नहीं सकता। अकेला इनपुट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि नंबर देखो यहाँ पे पार्ट नंबर ले रहा है, डिस्क्रिप्शन, पार्ट नंबर कॉमा डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल हो, और नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर कितने मिले हैं? तो भैया इनपुट ले लिया पार्ट नंबर का जो भी होगा 394976 ऐसा करके पार्ट नंबर लिखा होगा, वो इनपुट में आ गया। डिस्क्रिप्शन आ गया, उसका क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। डिस्क्रिप्शन क्या आ गया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन, डाटा को यानी इनपुट लेके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम किसको कहलाता है? तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। समझ में आया? इसलिए इसका आंसर ये होगा, आउटपुट नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हिंदी में देख लो, पार्ट नंबर, विवरण और ऑर्डर। तो ये विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन जो है, जो लिखा हुआ चीज है, इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे इन्फॉर्मेशन की बात आई तो प्रोसेसिंग आंसर आ गया। पार्ट नंबर इतना इनपुट में आता है, विवरण ये आगे इन्फॉर्मेशन, और ऑर्डर किए गए पार्ट्स की संख्या, और कितने ऑर्डर किए गए ये पार्ट्स की संख्या, मतलब आउटपुट। तो ये सब किस में आ गया बेटा? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? IBPS क्लर्क में पूछा गया था, तो ये प्रोसेसिंग का उदाहरण है। ये अकेला इनपुट भी नहीं हो सकता, ये अकेला आउटपुट भी नहीं होता, और नियंत्रण भी नहीं हो सकता, फीडबैक भी नहीं हो सकता। हमने एग्जैक्ट, हमको आंसर नहीं पता था, पर ये सिर्फ इतना पता था कि ये जो विवरण वाला है ये तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है, और कितने नंबर ऑफ संख्या में वो जो ऑर्डर जाना है वो भी पता, आउटपुट भी पता चल गया हमको। तो भैया ये क्या है? ये फीडबैक नहीं है, ये इनपुट ही नहीं है खाली, ये आउटपुट भी नहीं है अकेला। तो ये क्या है बेटा? ये डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है कि कितना नंबर ऑफ पार्ट्स जा रहे हैं,
और वो कौन कौन से, उसका डिस्क्रिप्शन भी हमको पता चल गया, तो इन्फॉर्मेशन मिल गई। और जब भी डाटा से या इनपुट से जब भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को कौन कन्वर्ट करता है? प्रोसेसिंग आंसर होगा। क्या मेरा आंसर समझ में आया? क्या बिल्कुल 100% आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है विजय सर, हाँ एक मिनट रुक जाना जरा सर। हाँ, नेक्स्ट बोलता है मेरे भाई, क्या बोलता है सर? नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर। अरे सिंपल है सर, क्या कंप्यूटर बेनिफिट देता है आपको बताना जरा। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है? वेरी फास्ट है, बहुत फास्ट है, एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये तो है, ये तो 100% आंसर है। ठीक है, पर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट इज इनकरेक्ट। अरे भैया या इनकरेक्ट आएगा, आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, नहीं है ना, है ना, इसको इनकरेक्ट भी नहीं लिखा। तो ये बोल रहा है अगर जो इनपुट है वो करेक्ट हो, सही हो या गलत हो तो भी आउटपुट करेक्ट ही देता ना। इनपुट अगर गलत होगा आउटपुट गलत मिलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है भैया कि इनपुट गलत भी है तो भी आउटपुट सही दे रहा है। ये कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है, या फीचर नहीं है, या फायदा नहीं है। इनपुट अगर गलत है तो आउटपुट गलत ही मिलेगा, इनपुट अगर सही है तो आउटपुट 110% सही मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग। क्या प्रोसेसिंग का थिंकिंग करता है? अरे भैया कंप्यूटर थिंकिंग करता ही नहीं है, कंप्यूटर थिंक नहीं करता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ द पूरे के पूरे नहीं, पूरे के पूरे ये नहीं है, ये नहीं है, तो पूरे के पूरे कैसे आंसर बोल दोगे? इसका मतलब आंसर कौन सा है? फर्स्ट। समझ में आ गया कि क्या फायदे है कंप्यूटर के? एकदम एक्यूरेट डेटा देता है हमको बढ़िया से, और फास्ट डेटा देता है बेटा। क्या? फास्ट। कंप्यूटर के लाभ क्या है? यह बहुत तेज है और बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है, और बड़ी मात्रा में स्टोरेज कर सकता है डेटा को। बिल्कुल सही है सर। यह सही इनपुट हो या ना हो, मतलब इनपुट सही हो ना हो, सटीक परिणाम प्रदान करता ना। भाई इनपुट अगर सही होगा तो ही सही सटीक प्रदान करेगा परिणाम, नहीं तो गलत करेगा। यह आंसर नहीं हो सकता। यह प्रोसेसिंग के बारे में सोचता रहता है, सोचता ही नहीं है कंप्यूटर भैया, है ना। हाँ, मतलब फर्स्ट आंसर है इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट। A collection of unprocessed item is called unprocessed। जो कच्चा मटेरियल को, अनप्रोसेस आइटम को कलेक्शन कर ले। अब कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम, रुक जाओ। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस मतलब अभी डाटा हमारा प्यूरिफाई नहीं हुआ, और जब प्यूरिफाई नहीं हो तो उसको प्रोसेसिंग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कच्चा मटेरियल को प्यूरिफाई करके अगर इंफॉर्मेशन बनता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो यहाँ प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, प्रोसेसिंग दिया भी नहीं। डेटा, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम इज कॉल्ड डेटा। जो भी कच्चा मटेरियल होगा जो प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक उसको बोला जाता है डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन का मतलब तो जो पूरा का पूरा पक गया हुआ डेटा है, मतलब पूरा का पूरा अच्छा डेटा है, मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी है, सटीक इंफॉर्मेशन है, जो पूरे की पूरे तरह पक गई है, उसको इंफॉर्मेशन बोला। यहाँ पे तो अनप्रोसेस डेटा लिखा है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस डेटा। क्या होता है इंफॉर्मेशन का मतलब? प्रोसेस डेटा को बोलते हैं हम क्या? इंफॉर्मेशन। डाटा किसको बोलते हैं? जो अनप्रोसेस डेटा होता है। डाटा किसको बोलते हैं? जो अनप्रोसेस डेटा होता है, जो अनप्रोसेस डेटा होता है। मेमोरी, मेमोरी मतलब स्टोरेज करने की बात ही नहीं कर रहा, यह आंसर होगा नहीं। रिपोर्ट करने की बात ही नहीं हो रहा, यह आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ एक आंसर है, डेटा आंसर है। और कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम मतलब जो अनप्रोसेस होगा, जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, जो कच्चा मटेरियल, जो कच्चा इनपुट है, उसको क्या बोलेंगे हम? डेटा बोलेंगे। तो इसका आंसर आएगा 9 का सेकेंड नंबर ऑप्शन। क्या मेरी आंसर समझ में आएगा? बिल्कुल। हिंदी में देख लो, हिंदी में देखो बेटा, हिंदी में क्या बोल रहा है? बिना संसाधित वस्तुओं का संग्रह। बिना संसाधित मतलब जो मटेरियल, जो इनपुट प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक, कच्चा मटेरियल, संसाधित नहीं हुआ मतलब अच्छा बना नहीं है। बिना संसाधित वस्तुओं का संग्रह मतलब बिना प्रोसेस का, अनप्रोसेस है अभी तक, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डेटा बोलते हैं, डेटा। सूचना तो प्रोसेस डाटा होता है, ये नहीं होगा आंसर। मेमोरी नहीं होगा, रिपोर्टर नहीं होगा। मेमोरी तो सर स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, तो 9 का आंसर आएगा डेटा। जो भी डेटा अनप्रोसेस होगा, जो भी इनपुट अनप्रोसेस होगा, उसको डेटा कहा जाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल। और हमेशा डेटा की डेफिनेशन ये है कि अनप्रोसेस मटेरियल है, अनप्रोसेस, प्रोसेस नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट। बहुत अच्छा, बढ़िया। क्या बोल रहा है? ध्यान देना इसको। ये बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल, कौन सी जो साइकिल है, कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट। इनपुट साइकिल कंसिस्ट कर रही है, अच्छा, प्रोसेसिंग भी कर रही है बेटा, आउटपुट भी कर रही है। इनपुट भी कर रही है, प्रोसेसिंग भी कर रही है, आउटपुट भी कर रही है, आउटपुट एंड स्टोरेज भी कर रही है, एज इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाती है? तो बेटा ये जो सारे ऑपरेशन है,
ये जो सारे ऑपरेशन है, कौन से ऑपरेशन, ध्यान देना इधर, ये जो सारे ऑप्शन है कौन सा, इनपुट ले लिया, प्रोसेस कर लिया, आउटपुट शो कर दिया और उसको स्टोर भी कर दिया। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये किसके ऊपर की जाती है मेरे भाई, डाटा के ऊपर की जाती है। ये किसके ऊपर की जाती है, तो ये डाटा के ऊपर की जाती है। तो उसने बोला है एज इट्स कॉन्स्टिट्यूट, किसके ऊपर की जाती है, किसकी प्रक्रिया है ये, डाटा को ही तो सारे डाटा को ही इनपुट लेता है। डाटा मतलब इनपुट लिया तो मतलब डाटा ही तो इनपुट में गया ना, उसके बाद प्रोसेसिंग किया, आउटपुट शो किया और उसका आउटपुट को स्टोरेज में स्टोर किया। हिंदी में बताता हूं मैं, देखो इसका आंसर क्या आएगा। आउटपुट नहीं आ सकता, इनपुट तो नहीं आ सकता, स्टोरेज भी नहीं आ सकता, प्रोसेसिंग भी नहीं आ सकता भाई, क्योंकि ऊपर में सब कुछ दिया है कि ये किससे संबंधित है। प्रोसेसिंग किसका प्रोसेसिंग करते हैं, किससे कॉन्स्टिट्यूट है, किससे संबंधित है। प्रोसेसिंग किसका करते हैं, इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, और इनपुट किससे लेते हैं, और प्रोसेसिंग किसका करते हैं, और आउटपुट किसका करते हैं, स्टोर किसका करते हैं, डेटा का करते हैं मेरे भाई। तो डेटा आंसर होगा, डेटा आंसर 100% सही है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज को शामिल करता है, मतलब ये सारे प्रोसेस किसके ऊपर रहते हैं, किसके ऊपर शामिल होते हैं। तो भैया ये डेटा के, प्रोसेसिंग नहीं, आउटपुट नहीं, इनपुट नहीं, स्टोरेज नहीं, ये डेटा के ऊपर। समझ में आई बात? हाँ जी सर, ये सारी की सारी प्रोसीजर, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना। क्या प्रोसेस, डेटा को ही तो प्रोसेस करते हैं ना। क्या हम देखो इधर, सुनो, इनपुट भी हो सकता था इसमें आंसर। इनपुट लिया, पर इनपुट है ना भैया यहाँ दिया है ना, पहले इनपुट तो वर्ड दिया है, इनपुट इधर देखो, इनपुट वर्ड दिया, तो इनपुट में इनपुट थोड़ी लेंगे, डाटा को इनपुट लेंगे ना, डाटा कुछ इंटर करेगा तब वो इनपुट कहलाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ इनपुट आंसर नहीं आ सकता। अभी 100% क्लियर है, क्योंकि इनपुट पहले से बताया। यहाँ इनपुट नहीं रहता तो आंसर आता है इनपुट। ये इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको आउटपुट देता है और उसको स्टोरेज करके रखता है। बट पहले से इनपुट दिया है, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज ये किसके ऊपर किया जाता है, तो एक कच्चे मटेरियल के ऊपर किया जाता है, उसको डाटा बोला जाता है। समझ में आया? पक्का आपसे बात कर रहा हूँ सर, बिल्कुल। नेक्स्ट, डैश इज अ डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मीनिंगफुल फैशन। अरे इंफॉर्मेशन, समझ में आया? प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। देखो ध्यान देना इधर, क्या आंसर है बता रहा हूं। ये बोला डैश इज अ डाटा, ये एक डाटा है। कौन सा डाटा भी, ये किस प्रकार का डाटा है, दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, मतलब इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन वो पका डाटा है, प्रोसेस किया हुआ डाटा है। ऑर्गेनाइज मतलब जो प्रोसेस किया हुआ डाटा, अनप्रोसेस नहीं, जो प्रोसेस किया हुआ डाटा है। एंड प्रेजेंट इन अ मीनिंगफुल फैशन, मीनिंगफुल मतलब इंफॉर्मेशन। तो भैया जो मीनिंगफुल डाटा है वो क्या है, क्या कहलाएगा, अ प्रोसेस इज अ डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड मीनिंगफुल। ओके, सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन इज अ डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। ओके, डाटा तो अनप्रोसेस होता है, डाटा क्या होता है बेटा, अनप्रोसेस होता है। तो ये तो आंसर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, ऑर्गेनाइज बात हो रही है, मीनिंगफुल की बात हो रही है। तो डाटा ये अनप्रोसेस होता है, अनमीनिंगफुल होता है। क्लियर है? कच्चा मटेरियल होता है, यहाँ पक्का मटेरियल की बात हो रही है, उसका आंसर आएगा इंफॉर्मेशन। अ प्रोसेस इज अ डाटा, A process is a data that has been organized and presented in the meaningful। नहीं, प्रोसेस का मतलब होता है कन्वर्ट करके, डेटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसको प्रोसेसिंग बोला जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं बोला, यहाँ ऐसा बोला है कि एक डाटा है जो कि ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। एक डाटा है वो मीनिंगफुल फैशन में है, मतलब मीनिंगफुल है, उसका महत्व निकल रहा है, प्रोसेस डाटा है, उसको क्या कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। डाटा को प्रोसेसिंग करके, अगर कच्चे डाटा को अगर इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं तो उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्लियर है? उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। और प्रोसेसिंग का मतलब ही क्या होता है कि उसको पका के, मतलब कच्चे को पका हुआ डाटा, मीनिंगफुल डाटा बनाना, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आया? कच्चे डाटा को मीनिंगफुल डाटा में तब्दील करना, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्लियर है? और इस प्रोसीजर को जो करता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। इस जो ये है कच्चे डाटा को पक्के डाटा में बदलना, ये जो प्रोसेस है उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्लियर है? जी सर। तो ये प्रक्रिया है। देखो, ये एक प्रक्रिया वो डेटा है जिसे व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसे कहा जाता है सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है? एक प्रक्रिया और प्रोसेस नहीं कहा जाता बेटा। प्रोसेस मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करने को प्रक्रिया कहा जाता है।
पर वो ऐसा नहीं पूछ रहा वहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सूचना। इंफॉर्मेशन, सूचना का मतलब होता है एक पका पुकाया डाटा, ठीक है जी। डेटा नहीं हो सकता, डेटा मतलब कच्चा मटेरियल होगा, संग्रहण नहीं हो सकता, स्टोरेज नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, एक प्रक्रिया नहीं आएगी, इसको बोलेंगे सूचना। सूचना मतलब एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो कि डेटा, रॉ डेटा से पक्की डेटा बन गई है, पक्का डेटा बन गया, या उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइज डेटा। क्लियर है, उसको बोला जाता है सूचना। कभी भी अगर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन कहीं भी पूछी जाएगी तो उसको बोला जाएगा जो चीज ऑर्गेनाइज वे में है उसको बोला जाएगा, उसको जो चीज ऑर्गेनाइज में उसको बोला जाएगा इंफॉर्मेशन है। वो डाटा नहीं है सिर्फ, वो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज वे में। क्लियर है मेरे भाई? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में सर, 10 लाख का सवाल है। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। भैया डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब कच्चा मटेरियल, इंफॉर्मेशन मतलब पक्का मटेरियल, यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। भाई कच्चा मटेरियल पक्का मटेरियल यूज टू रन करता है, चलाता है कंप्यूटर को, इज कॉल्ड। कच्चा मटेरियल पक्का मटेरियल चलाता है, नहीं पेरिफेरल हो नहीं सकता। सॉफ्टवेयर कच्चा मटेरियल पक्का मटेरियल, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ऐसी है ही नहीं। सॉफ्टवेयर मतलब जिसको हम छू नहीं सकते पर वो कंप्यूटर को हार्डवेयर से जोड़ता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ हार्डवेयर की कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये भी नहीं होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन कंप्यूटर इज कॉल्ड। अरे भाई ये रन, यूज टू रन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रन कराता है डेटा और इंफॉर्मेशन लेके। हाँ, डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर नहीं। अगर ऐसा बोला रहता डेटा और इंफॉर्मेशन किसको दिया जाता है और वो उससे कंप्यूटर चलता है, किसी को दिया जाता है, इट सेंड्स टू अगर बोला रहता, अगर एक वर्ड यूज किया रहता है यहाँ पे सेंड्स टू, भेजा जाता है, डेटा और इंफॉर्मेशन सेंड्स टू किया जाता है तो सीपीयू आंसर आता। पर यहाँ सेंड की भी बात नहीं की है, आधा अधूरा बोला है, तो ये सीपीयू आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, सीपीयू भी नहीं होगा। हार्डवेयर हो नहीं सकता क्योंकि डेटा सॉफ्ट, डेटा ये हार्डवेयर है। डेटा क्या है बेटा? हार्डवेयर से लिया गया इनपुट है, ठीक है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन है एक प्रकार का, हार्डवेयर नहीं है यहाँ। इंफॉर्मेशन हार्डवेयर में नहीं आता, हार्डवेयर से लिया जाता है इनपुट के थ्रू में, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। समझ रहे हो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आंसर आ सकता था, पर कब? जब ये बोलता कि डेटा सेंड्स टू द कंप्यूटर, डेटा सेंड्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन रन द कंप्यूटर, तो ऐसा कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग आ सकता था। बट यहाँ कुछ सेंड की बात ही नहीं कही है, इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग भी आंसर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा, है ना? मैं कैसे आंसर निकाल रहा हूँ, मैं जो ये ऑप्शन दिए इसको काट रहा हूँ। सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, पेरिफेरल नहीं हो सकता, हार्डवेयर नहीं हो सकता, अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो? डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डेटा और इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अरे बाबा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब इनपुट दिया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद प्रोसेस करने के लिए, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये बोल रहा है डेटा और इंफॉर्मेशन को यूज टू रन द कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन और डेटा को, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डेफिनेशन क्या पता है? इनपुट लेकर उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेस करके आउटपुट में तब्दील करता है और यूजर को आउटपुट देता है, उसको कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ में आया? हाँ जी। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डेफिनेशन नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता और ये तो हो नहीं सकता, कंफर्म था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डेफिनेशन अच्छे से पता है। क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डेफिनेशन? कि इनपुट लेना, इनपुट को प्रोसेस करना, मतलब इनपुट लेना, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज के प्रोसेस करना, उसको आउटपुट में तब्दील करना और यूजर को आउटपुट शो करना, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है। ये क्लियर है? इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का कुछ बोल दिया रहता, कंट्रोल यूनिट का कुछ बोल दिया रहता, तब हम समझे रहते कि सीपीयू की डेफिनेशन बोल रहा है करके। बात समझ में आई? 100% ना? सीपीयू की डेफिनेशन मैंने पढ़ाया है बेटा, है ना? हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके आउटपुट में तब्दील करके देना यूजर को। ठीक है जी? जी। और सारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट, तो भैया ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या जानकारी को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर।
कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को चलाने के लिए वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे वो तो ऑपरेटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भैया, हार्डवेयर नहीं है, सीपीयू नहीं है, परिधीय उपकरण का मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है और पेरिफेरल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर है भैया, समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है, हार्डवेयर से कुछ इंफॉर्मेशन देना और उसको सॉफ्टवेयर में बदलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा पहुंचाना और उससे आउटपुट शो करना, वो हमारा किसका डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है, एक वाक्य में बोला जाओ तो, इंटरकनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरकनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेंट्रल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, प्रोसेसिंग करके आउटपुट शो करके देना, ये किसका काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग का। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करना, समझ में आया, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। ये डेफिनेशन सीपीयू की, ठीक है जी। ओएस की डेफिनेशन अलग है, इट इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट्स कॉल्ड अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस भी नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया, आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस, देखो क्या बोला इसने, द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस, जरूरत होती है, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है। ऐसे स्टेप को क्या बोलते हैं, सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकॉन आइकॉन को क्लिक करता है, रिस्पॉन्स करता है, आर कॉल्ड, आईबीपीएस क्लर्क 2017 में पूछा गया। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल, द ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, द सिस्टम यूनिट, द हार्डवेयर यूनिट नहीं। अभी रुको, इस दोनों में से आंसर निकालते हैं अपन। इधर देखो, हिंदी में भी देखो बेटा, हिंदी में बोल रहा है डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरण और कार्य। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन लगता है, प्रोसेसिंग लगता है हमको। डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरण और कार्य, जैसे प्रश्नों के उत्तर देना, या किसी आइकन पर क्लिक करना, क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता। द सिस्टम यूनिट, अरे सिस्टम यूनिट का काम ये होता है मेरे भाई, सिस्टम यूनिट का काम क्या होता है, वो डब्बा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब एक जो कैबिनेट है ना, वो पूरा सिस्टम को, उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं हम लोग। ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा बेटा, ठीक है सर। द हार्डवेयर यूनिट नहीं, इंस्ट्रक्शंस। देखो जब जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमको, वैसे ही जैसे ही आपने मान लो मतलब मान लो क्लोज में माउस को क्लिक किया तो वो इंस्ट्रक्शन भेज देता है कि हमने क्लोज में क्लिक किया करके। अगर हमने माइनस में क्लिक किया, मिनिमाइज किया, तो वो इंस्ट्रक्शन भेज देगा कि अभी माइनस बोला है तो माइनस करना है करके, विंडो को माइनस करना है करके, छोटा करना है करके। द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्स, जब भी अपन रिस्पॉन्स भेजते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही भेजते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इंस्ट्रक्शन, इसका आंसर आएगा 13 का फर्स्ट। द ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन कराता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। टास्क नीडेड प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग आइकॉन, जब भी बोला जाए क्लिकिंग आइकॉन और रिस्पॉन्स की बात की जाए तो इंस्ट्रक्शन, जैसे ही आप माउस को क्लिक करते तो वो इंस्ट्रक्शन भेज देता है कि भैया इनने क्लोज में क्लिक किया तो आप बंद करना है करके, तो विंडो अपने आप बंद हो जाती है। माइनस में क्लिक करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगी, समझ रहे हो। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शन, the step and task needed to process data such as response to the question and clicking icon are called, clicking icon instruction होगा, ठीक है। यही आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना, रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन एंड क्लिकिंग नहीं, फर्स्ट आंसर है बेटा, ठीक है, समझ गए, फर्स्ट आंसर है, क्योंकि रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन के थ्रू पहुंचेगा, है ना। डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरण और कार्य, जैसे प्रश्नों के उत्तर देना या किसी आइकॉन पर क्लिक करना, क्या कहलाता है, तो इंस्ट्रक्शन, निर्देश कहलाता है। क्लिक करना है किसी आइकन पे तो निर्देश के थ्रू क्लिक करेगा ना। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम यूनिट नहीं, हार्डवेयर। ये हो सकता था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पर यहाँ सॉफ्टवेयर की बात नहीं की है, ठीक है। ये निर्देश कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, ठीक है, समझ गया सर, फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, मजा है इसीलिए तो पूछा है वो क्वेश्चन, समझ रहे हो जी। बोला है द अर्लियर
द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, अरे अबैकस, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस, ये आंसर है अबैकस। अरे कैलकुलेटर नहीं, अबैकस ही कैलकुलेटर था, आंसर है अबैकस। डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल नहीं। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इज कॉल्ड अबैकस। किसने बनाया था? 1602 में बनाया था। किसने? अबैकस ना, नेपियर ना 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 ना, ना। एबैकस बनाया था चाइना वाले ने, चीना ने बनाया था, चीना ने, ठीक है, चाइना वाले ने बनाया। सबसे प्रारंभिक गणना करने वाला यंत्र एबैकस है, ठीक है, एबैकस। समझ में आ गया? डिफरेंस इंजन कब बना था बेटा? 1822 में। 1822 में डिफरेंस इंजन बना था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया था? एक्स्ट्रा छापो ये, चार्ल्स बेबेज। और वैसे भी मैंने थ्योरी में बढ़िया से इसका कंसेप्ट क्लियर करा है। एनालिटिकल इंजन भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में। कब बनाया था? 1837 में। डिफरेंस अबैकस। कैलकुलेटर मतलब ही अबैकस था भैया हमारा, ठीक है सर। नेक्स्ट, और ये चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है मेरे लाल। क्लियर है? अच्छा, एडवांस कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? मॉडर्न कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? तो वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ठीक है, वो चार्ल्स बेबेज को नहीं। और मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो वो है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एबैकस कैन परफॉर्म भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन। एबैकस क्या परफॉर्म कर सकता है? बताता हूं। एबैकस कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एबैकस नहीं कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। बोथ 1 and 2, इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, बोथ 1 and 2, 1 और दोनों। एबैकस किस कार्य को कर सकता है? जोड़ कर सकता है, घटाव कर सकता है, गुना नहीं कर सकता। क्लियर है? गुना जो है वो नेपियर जॉन्स ने जो बनाया था उसने करेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रेप्डोलॉजिया। आंसर यहीं पे रेप्डोलॉजिया। याद नहीं है आपको? अरे चलो बताता हूं मैं, रेप्डोलॉजिया कहाँ था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आओ, ये देखो, ये ना नेपियर्स बोन्स की टेक्नोलॉजी है। क्या ये नेपियर्स बोन की टेक्नोलॉजी है। ये देखो, नेपियर्स बोन ने ये बताया है कि टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड रेप्डोलॉजी। किसका है? कि नेपियर बोन्स का है, ठीक है। तो इसी के लिए जो 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है ये वाला, ये ना 16, ये वाला, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी, बोला ना नेपियर्स टेक्नोलॉजी, क्या हो? रेप्डोलॉजी कहलाएगा। नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कॉल रेप्डोलॉजी। सेमीकंडक्टर नहीं, वाइबोलॉजी नहीं, नेप्टोलॉजी, आंसर आएगा रेप्डोलॉजी। नेपियर की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली, नेपियर्स की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो रेप्डोलॉजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रेप्डोलॉजिया कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना, और क्वेश्चन करते मेरे लाल, ठीक है, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि ये चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो सके। नेक्स्ट है, पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज, बहुत आसान है सर, क्या है मेरे भाई? पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज, देखो ध्यान देना इधर, पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज एबैकस नहीं, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन, डिफरेंस मशीन ना, एडिंग मशीन। पास्कलाइन फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन अगर किसी ने बनाया है तो पास्कलाइन ने बनाया। याद दिखाऊं मैं? इधर देखो, पास्कलाइन के बारे में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जाओ, फर्स्ट एडिंग मशीन, फर्स्ट एडिंग मशीन, देखो देखो पास्कलाइन, ध्यान से देखना। पास्कलाइन क्या बोला है? इसने फर्स्ट मैकेनिकल क्या एडिंग मशीन बनाया, किसने? पास्कलाइन ने। समझ में आया? तो उसका आंसर क्या आएगा? 17 या 18 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज एडिशन नहीं, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस इंजन नहीं, डिवीजन मशीन नहीं, एबैकस नहीं, ये एडिंग मशीन आंसर आएगा। पास्कलाइन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जोड़ने वाली मशीन के नाम से जाना जाता है। क्या? जोड़ने वाले मशीन के नाम से जाना, समझ में आया? जोड़ने वाले मशीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? बिल्कुल। नेक्स्ट, पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, अरे भाई वो किसने? जॉन वॉन न्यूमन है क्या? नहीं, हरमन हेरेरिथ नहीं, जैकवर्ड। पंच कार्ड व जैकवर्ड, एक मिनट बताता हूं मैं। पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पंच कार्ड सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? पावर्स पास्कल तो नहीं है, पास्कल नहीं है, जैकवर्ड पंच कार्ड ना, हरमन हॉलेरिथ। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? हरमन हॉलेरिथ ने पंच कार्ड यूज किया था। देख भी लेते हैं, बताता हूं, देखो
पंच कार्ड जो है हरमन ऑलरिथ ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। पंच कार्ड ना, देखो हरमन ऑलरिथ आएगा यहाँ पंच कार्ड। देखो जैकवर्ड लूम ने क्या किया था, यूज पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, पर किसने पहली बार यूज किया था, तो ये आएगा हरमन ऑलरिथ। रुक जाओ, हरमन ऑलरिथ, हरमन ऑलरिथ, हार्वर्ड आइकन, हरमन ऑलरिथ। ये देखो दिखा क्या, हरमन ऑलरिथ, ध्यान देना इधर देखो ना, हरमन ऑलरिथ क्या है, इट यूज पंच कार्ड विथ राउंड और होल, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। तो इसने पंच कार्ड को यूज किया था, किसने, हरमन ऑलरिथ ने फर्स्ट टाइम यूज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, सन 1890, बिल्कुल पंच कार्ड का यूज किया गया था 1890 की जनगणना करने के लिए, टेबलेटिंग मशीन यूज बनाया था, तो किसने, हरमन ऑलरिथ ने। ठीक है, बात समझ में आ गई जी सर। तो इसका आंसर है हरमन ऑलरिथ, इसका आंसर है पंच कार्ड हरमन ऑलरिथ। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। इतना आसान क्वेश्चन दोगे क्या हमको आप, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या है फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। बट अगर इसने पूछा रहता कि मॉडर्न कंप्यूटर, इसने बोला रहता विच ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, इसका आंसर तो थर्ड है चार्ल्स बेबेज। परंतु अगर यहाँ पूछा रहता फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की जगह में क्या बोल दिया रहता है यहाँ पे कि मॉडर्न कंप्यूटर, क्या बोला रहता, मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी पिता कौन है, तो यहाँ पे आंसर आया रहता एलन ट्यूरिंग। ठीक है, बट इसने यहाँ पे सिर्फ बोला कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है बेटा, चार्ल्स बेबेज है। कौन है मेरे लाल, चार्ल्स बेबेज है। उम्मीद करता हूँ आपको 100% आंसर समझ में आया होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। निम्नलिखित में से, देखो ध्यान देखो, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का जनक आता है, किसे, तो भैया चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर बोला मॉडर्न कंप्यूटर का जनक तो एलन ट्यूरिंग है, मॉडर्न कंप्यूटर नहीं पूछा है ना। हाँ, नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन डेवलप बाय, अरे कौन दादा, चार्ल्स बेबेज। ब्लेज पास्कल ना, चार्ल्स बेबेज, एकदम करेक्ट आंसर है। एनालिटिकल इंजन कब बनाया था बेटा, एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में। क्लियर है क्या। अच्छा, डिफरेंस इंजन कब बनाया इसने, अगर हम बात करें कि डिफरेंस इंजन, अगर कोई पूछे कि चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था, तो कब किया था, 1822 में। 1822 किसने, चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था डिफरेंस इंजन में। ठीक है, देखो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन 1837 में और डिफरेंस इंजन 1822 में। एनालिटिकल इंजन डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज। क्लियर है, 100% सर। इतना आसान क्वेश्चन हमको आएगा नहीं। हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन, हाँ एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर यूज्ड अ मेमोरी यूनिट, उस समय कौन सी कंप्यूटर मतलब मेमोरी यूनिट कौन सा करता था, काउंटर व्हील्स आंसर आएगा इसका, बता रहा हूँ, देखता हूँ। द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन, ओके, कब ये, 1837 में। 1837 में बनाया ना एनालिटिकल इंजन, बिल्कुल। तो फर्स्ट जनरेशन कहलाएगा वो, हाँ, क्योंकि 1900 नीचे ही था। तो बोला था एनालिटिकल इंजन ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, क्या यूज करता था, किसके लिए, एज अ मेमोरी यूनिट, मतलब स्टोरेज के लिए। क्या यूज, रैम तो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई नहीं है, फ्लॉपीज फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई नहीं है, काउंटर व्हील्स नन ऑफ दिस में, कार्ड, पंच कार्ड यूज हो सकते थे, कार्ड, काउंटर व्हील्स। एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग, कार्ड्स यूज होते थे क्या, हाँ पंच कार्ड यूज होते थे, कब, 1837 में ना। एनालिटिकल, एक काम करते देखो, कार्ड और काउंटर व्हील्स, इसमें आप आंसर देखो, काउंटर व्हील्स भी हो सकता है। आरबीआई ग्रेड भी 2012 में, 1 मिनट रुकना, हाँ मैं अब भी आंसर बताता हूँ उसका। एनालिटिकल इंजन है ना, अब भी चलते हैं एनालिटिकल इंजन में आंसर के बाद। एनालिटिकल इंजन देखा, चार्ल्स बेबेज फादर को फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेजेस आल्सो कॉल्ड एज बैरल्स। देखो इसमें स्टोरिंग डिवाइस क्या दिया है, इन्वेंटर, कैरेक्टर, इसमें इन्वेंटर। अपन फर्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे, यहाँ फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है,
Analytic engine, okay. Stored program in the form of pages, also called a barres. It was a decimal machine. देखना, it was a decimal machine. Use sign and magnitude of the representative number. अच्छा, काउंटर ऑफ व्हील्स देखते हैं. नेक्स्ट हम जाएंगे इसका फर्स्ट जनरेशन में आंसर लेने के लिए. फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब. देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज मैग्नेटिक के लिए, स्टोरेज के लिए कौन सा मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स. कार्ड का यूज है क्या यहाँ पे, फर्स्ट ट्यूब्स, बैच ऑपरेटिंग मैग्नेटिक ड्रम्स, ओके. और मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नॉन पोर्टेबल, यूज्ड साइंटिफिक पर्पस ऑफ इनियाक, मार्क 1, ओके. यूनिवैक. उसने बोला है कि फर्स्ट जनरेशन एनालिटिकल इंजन के समय, उसका आंसर आएगा बेटा, देखो काउंटर व्हील्स आ रहा है उसका आंसर. उसका आंसर क्या है बता रहा हूँ. यहाँ कार्ड भी आ सकता था आंसर, हाँ कार्ड भी आ सकता था, ऑफ कोर्स कार्ड आ सकता था. पेजेस यूज कर रहे हो ना तुम जी. इसका चार्ज बेबेज, एलन ट्यूरिंग. चलो 2 मिनट रुक जाना. इसका आंसर में इन दोनों में से या तो कार्ड आंसर आएगा या तो काउंटर व्हील्स आंसर आएगा. ठीक है. द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश मेमोरी यूनिट. काउंटर व्हील्स अभी तक पढ़े नहीं, कार्ड हो सकता है, काउंटर व्हील्स भी हो सकता है यार. कार्ड्स नहीं पढ़ा हमने कहीं, काउंटर व्हील्स ही आंसर है. कार्ड कहाँ पढ़ लिया आपने, पंच कार्ड. अगर पंच कार्ड बोलना रहता तो पंच कार्ड बोलता. ठीक है, देखते हैं 21 का आंसर देखते हैं, बट दोनों में से एक तो कोई भी आंसर आएगा. 22 का देखो, टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन. एक मिनट, हाँ बताना इसका आंसर बताओ, तब तक मैं उसका आंसर कंफर्म करता हूँ. 21 एक्चुअली क्या था उसका आंसर जो है ना, मैं देखता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, मैं आंसर देखता हूँ उसका के लिए. मैं आंसर, इसका आंसर बताओ आप लोग. टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेवलप बाय. टैबुलेटिंग मशीन किसने बनाया, हार्वर्ड आइकन ने बनाया. किसने बनाया, देखो टैबुलेटिंग मशीन, हाँ टैबुलेटिंग मशीन वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय हार्वर्ड आइकन. हरमन ऑलरिथ नहीं है ना. उसने क्या किया था, एक मिनट जरा रुकना बेटा, एक मिनट जरा रुकना. हाँ बेटा, इसका बोलो आंसर क्या है क्लास, इसका आंसर बताओ तुम. इसने बोला है मुझे कि टैबुलेटिंग मशीन हार्वर्ड आइकन या हरमन ऑलरिथ, बोलो. हार्वर्ड आइकन टैबुलेटिंग मशीन वाज फर्स्ट, नहीं ये आंसर नहीं आएगा, हार्वर्ड आइकन आंसर नहीं आएगा. इसका आंसर क्या आएगा बेटा, हरमन हॉलरिथ. याद करो, हरमन हॉलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन तो बनाई थी, हाँ हरमन हॉलरिथ. हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 बनाया था क्या, ब्लेस पास्कल तो हो नहीं सकता, जॉन नेपियर हो नहीं सकता. अभी बताते टैबुलेटिंग मशीन. देखो इसका आंसर हरमन हॉलरिथ है, हरमन हॉलरिथ. टैबुलेटिंग मशीन ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मिलेगा, ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मिलेगा हमको. हरमन हॉलरिथ आया क्या, ये देखो हरमन हॉलरिथ. देखो टैबुलेटिंग मशीन किसने बनाया, हरमन हॉलरिथ ने बनाया. ठीक है. मार्क 1 बनाया हार्वर्ड आइकन ने. ठीक है, हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 बनाया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कि टैबुलेटिंग मशीन वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय हरमन हॉलरिथ. ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल सर. और टैबुलेटिंग मशीन पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसे किसने विकसित किया था, तो हरमन हॉलरिथ ने. हार्वर्ड आइकन ने क्या बनाया था, मार्क 1 बनाया था. इसने क्या बनाया था बेटा, मार्क 1 बनाया था. कब बनाया था, 1944 में. ब्लेज पास्कल ये कब आया था बेटा, ब्लेज पास्कल 1837 में. एनालिटिकल इंजन है 1617, एक मिनट, ये आया था बताता हूँ, ये 1642. ब्लेज पास्कल क्या 1642 में आया था. और पास्कलाइन नाम का सही है, जॉन नेपियर 1617 में आया था. कितने में आया था, 1617 में. ठीक है, हाँ जी. हरमन हॉलरिथ ये कब आया, ये आया था हरमन हॉलरिथ 1944 के बाद ही में आया ये. ठीक है. तो अपने को पूछा यहाँ पे कि किसने बनाया, तो ये जो टैबुलेटिंग मशीन है हरमन हॉलरिथ ने बनाया. क्लियर है, अभी देख भी लिया था हमने किसने बनाया करके. उसके पहले 21 का आंसर देखो. देखो यहाँ पंच कार्ड लिखा रहता, अगर यहाँ पंच कार्ड लिखा रहता तो मैं आंसर 3rd को लगाता.
क्लियर है क्या? मैं आंसर किसको लगाता? थर्ड को। बट यहाँ ओनली कार्ड लिखा है, अब ये कार्ड क्या है, तो कार्ड क्या है तो नहीं पता मुझे, इसलिए आंसर थर्ड को मैं नहीं लगाता, आंसर मैं लगाऊंगा काउंटर व्हील्स को। क्लियर है बेटा? समझ रहे हो? क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन था ना, वहाँ पे एक्चुअली में पंच कार्ड, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड यूज तो नहीं हुए थे। क्लियर है? उसमें इनियाक यूनियाक हाँ हो गए थे पंच कार्ड, पर पंच कार्ड का नाम देना था ना यहाँ। तो यहाँ पे देखो नन ऑफ दिस अगर लगाऊंगा तो काउंटर व्हील्स आंसर, मतलब नन ऑफ दिस अगर नहीं लगाना तो काउंटर व्हील्स का आंसर आएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्यों काउंटर व्हील्स? क्योंकि सर एनालिटिकल इंजन के समय यानी कि 1837 के समय, ये तो फर्स्ट जनरेशन के पहले है, फर्स्ट जनरेशन के पहले है, इसका मतलब काउंटर व्हील्स आएगा। कैसे बताऊं? देखो इधर एक स्लेट, देखो ऐसा कुछ स्लेट होती थी, उसमें ऐसे कुछ दाने होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, 2 3 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दाने होते थे। इसको हम ऊपर नीचे करते थे और हम यहाँ पे आउटपुट हमको मिल जाता था। एक तुमने स्लेट भी देखी होगी ऐसी, एक स्लेट नहीं जिसमें लिखते थे, अपनी पट्टी रहती थी स्लेट, तो उसमें ऐसा हमको कभी कभी दिया जाता था एबाकस टाइप का गणना करने के लिए, उस जमाने का। तो ये काउंटर व्हील्स ही आएगा। आंसर क्या आएगा? मेमोरी के तौर पर काउंटर व्हील्स आएगा, क्योंकि मेमोरी थी नहीं वहां पे कोई। समझ में आ गया? मेमोरी थी नहीं वहां पे, तो काउंटर व्हील्स आंसर आएगा। ये व्हील्स थे। क्लियर है? यही व्हील्स थे वहां पे, समझ जाओ। समझ रहे हो जी? नेक्स्ट, तो इसका आंसर आएगा 4। 21 का आंसर आएगा काउंटर व्हील्स। अरे हाँ ना, मजा आया? बिल्कुल। नेक्स्ट आंसर देखो इधर, टेबुलेटिंग हो गया। टेबुलेटिंग के बाद में 23, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इनियाक। किसने बनाया? जॉन न्यूमन। ना 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 ना, जॉन न्यूमन नहीं बे, अरे याद करो, इनियाक और क्या सर, और यूनिवैक। क्या? और यूनिवैक। ये दोनों किसने बनाया? जॉन मोचली, वो तो है ना जेपी मोचली, जेपी जेकार्ट एंड जेडब्ल्यू मोचली ने बनाया। तो हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इनियाक। ये नॉन ह्यूमन नहीं है, जोसेफ जैकवर्ड। हाँ, परस्पर एकार्ड एंड जॉन मोचली। किसने बनाया मेरे भाई? तो ये इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया सर। अच्छा, यहाँ पे ये भी दे दिया रहता कि यूनिवैक किसने बनाया, क्या बोला रहता सर? यूनिवैक किसने? इनियाक कब बना? 1946 में बना। यूनिवैक कब बना? 1951 में बना। तो ये किसने बनाया? तो ये दोनों बनाने वाला दो लोग थे, कौन? जेपी एकार्ड, परस्पर एकार्ड एंड जॉन मोचले, इसने बनाया। ठीक है, परस्पर एकार्ड और जॉन मोचले ने बनाया बेटा। अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? आपको देखना है क्या? दिखाता हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जाके दिखाता हूँ। इनियाक और यूनिवैक। ठीक है, देखो इधर इनियाक और यूनिवैक, इधर समझो मेरे लाल। ये देखो इनियाक कहाँ है? इनियाक 1946। इनियाक कहाँ गया? 1946 में आ गया। इनियाक आ गया 1900। किसने बनाया? जेपी एकार्ड एंड जॉन मोचली। तो ये तो आंसर है। अगर यूनिवैक भी पूछ लेता तो यूनिवैक बना 1951 में। किसने बनाया? जेपी एकार्ड एंड जॉन मोचली ने बनाया। समझ में आया? मजा आया? बिल्कुल 100% आंसर है। नेक्स्ट, तो उसके बाद सामने बढ़ते 25 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। उसके बाद हाँ जी, इसका बाद क्या बताओ? द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। अच्छा, जिसने पहला कंप्यूटर स्टोरेज प्रोवाइड किया? मार्क 1। ना 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 ना, इडवैक, इडीसैक। एस नहीं आएगा। मार्क 1 1944 में। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज इडीसैक। इडीसैक आंसर आएगा। ये है इडीसैक, फर्स्ट वाला आंसर। इडीवैक नहीं, इडीसैक। समझ रहे हो? इडीसैक द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। एसएससी सीपीयू 2012 में पूछा भाई ये क्वेश्चन ना। इडीसैक फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज डिवाइस। हाँ, जाके देख लेते हैं इडीसैक है कि नहीं। इडीसैक ना, इधर देखो, इनियाक, इडीसैक। समझ गया समझ गया समझ गया? हाँ जी, देख रहे हो इधर? इधर देखो, इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। किसने बनाया? इडीसैक ने 1949 में। समझ में आया कि ना? फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस किसने प्रोवाइड किया? इडीसैक ने प्रोवाइड किया था। समझ गए? तो सर एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही जा रहे हो ब्रिजेश सर, वेरी गुड ब्रिजेश सर। हाँ जी, नेक्स्ट, इसका आंसर आया इडीसैक। इडीसैक एक पहला कंप्यूटर स्टोरेज प्रदान करने वाला इडीसैक था। नेक्स्ट है बेटा 25
25 पूरा कर लेते, ठीक है। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है वो? यूनिवर्सल नहीं, एडवैक, ईडीसैक नहीं, एडवैक, एडीसैक, एडसैक ये तो होता ही नहीं कुछ। यूनिवैक, यूनिवर्सल कंप्यूटर, द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ईडीवैक, ईडीवैक होता ही नहीं कुछ। यूनिवैक होता है या एडवैक होता है? ईडीवैक, एडवैक, ईडीसैक नहीं, ईडीसैक होता है, यहाँ एडीसैक लिखा, ये है ही नहीं। यूनिवैक, यूनिवर्सल कंप्यूटर। नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एडवैक नहीं 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 नहीं, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर, ये यूनिवर्सल वाला। एडवैक आएगा क्या? देखते 25 का आंसर, या तो यूनिवैक आएगा या तो एडवैक आएगा। नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एडवैक, ईडीवैक, ईडीवैक, एडवैक नहीं रे, ईडीवैक। ये आंसर नहीं है भाई, रुक जाना, ये आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट का आंसर ये नहीं होता, एडवैक नहीं, ईडीवैक। क्या होगा? ईडीवैक, हाँ ये आंसर हो सकता है, ईडीवैक। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अभी देखते हैं ईडीवैक है क्या। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दिखा क्या कुछ? ईडीवैक दिखा क्या आपको? नहीं, ईडीवैक नहीं भाई, ईडीसैक है वो। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज, नहीं नहीं नहीं, यूनिवैक, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यूनिवैक है यार, सॉरी यूनिवैक है। देखो वहां पे कितना कंफ्यूजन दिया था, ईडीवैक लिख दिया, मैं ईडीसैक ऐसा सोच रहा था। यूनिवर्सल कंप्यूटर ना, द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यूनिवैक, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या आंसर है? फर्स्ट जनरल पर्पस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या आ जाएगा आंसर? ईडीवैक नहीं होता, ईडीसैक होता है सर, ईडीसैक होता है, इसलिए ईडीसैक चाहिए था, ये आंसर नहीं है। एडीसैक होता नहीं है, एडीवैक होता नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन काट के भी आंसर मिल रहा था, थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। इसका आंसर क्या मेरे भाई? इसका आंसर है यूनिवैक। क्या आंसर है? यूनिवर्सल फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। समझ में आ गया? ऑफ कोर्स सर। तो 25 रहने दो, और एक हाथ बता देता हूँ। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, किसमें भैया? सबसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड। फर्स्ट जनरेशन सिंपल सी बात है, सबसे लास्ट था साइज। सेकंड जनरेशन हो नहीं सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ जनरेशन हो नहीं सकता, फर्स्ट जनरेशन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा तो ऐसा आंसर ब्रिजेश सर नहीं करेंगे। कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा ठीक है बेटा, कोई भी कर लोगे तुम लोग, तो यू चुटकी में उड़ा दोगे। थ्योरी पढ़कर बढ़िया से एक दो बार रिवाइज कर लेना, 100% आंसर आएगा, ठीक है। कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा किस पीढ़ी में? कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब मेरे भाई, क्या वैक्यूम ट्यूब दादा, क्या वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर क्या है? सेकंड जनरेशन। कंडक्टर्स भी, कंडक्टर किससे बना था? कंडक्टर ट्रांजिस्टर, ये भी सेकंड जनरेशन। आईसी थर्ड जनरेशन। इसने फर्स्ट जनरेशन में पूछा, ये वैक्यूम ट्यूब आंसर होगा। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर आधारित थे, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, ये आंसर है चौथा वाला, ठीक है सर, समझ में आ गया? बिल्कुल। नेक्स्ट, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ना ना ना, इलेक्ट्रोमैकेनिक, मैकेनिकल भी नहीं। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं जी, कंप्यूटर बिल्ड बिफोर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आंसर आएगा फर्स्ट। 28 का क्या आंसर आएगा? फर्स्ट। अरे हाँ या ना, क्योंकि कैसे पता चलेगा कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो हो नहीं सकता। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन मैकेनिकल, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर अबैकस था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल, इन दोनों में से आंसर है, देखो ना कंप्यूटर। तो क्या आंसर होगा बताना तो जरा बेटा, इसको क्या आंसर हो सकता है आपकी भाषा में, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलो इसको इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रिक से चलता था ना पहले, मैकेनिकल भी था, इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। 28 का आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल। 29 बताओ। फर्स्ट जनरल कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज, मशीन एंड असेंबली, दोनों
फर्स्ट जनरेशन 0101 दोनों, यानी कि बोथ 1 and 2 हाई लेवल मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को यूज करते थे, है ना। तो ओनली हाई लैंग्वेज नहीं आएगा। अरे असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, असेंबली लैंग्वेज कहाँ था बे? असेंबली लैंग्वेज नहीं था। असेंबली लैंग्वेज तो मतलब उसको इंग्लिश समझ जाती है, मतलब कंप्यूटर को समझ जाती है यार। हाई लेवल लैंग्वेज था ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज नहीं। मशीन भी तो था, असेंबली भी तो था। बहुत 1 and 2 आंसर आएगा इसका। रुक जाओ, इधर देखो मैं बता रहा हूँ। मशीन लैंग्वेज मतलब ही हाई लेवल लैंग्वेज है ना। हाई लेवल 0 और 1 ये मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज ही तो हाई लेवल होती है। असेंबली ये बहुत 1 and 2 आंसर है। थर्ड क्लियर है। यहाँ अगर सिंग ये रहता, ये ऑप्शन नहीं रहते तो ये हाई लेवल आएगा। तो देखो 29 का थर्ड आंसर आएगा, है ना। 29 का थर्ड आंसर आना चाहिए, और 29 का थर्ड और 28 का क्या है सेकंड आंसर। ठीक है नेक्स्ट। स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, स्पीड पहले जनरेशन का स्पीड क्या? अरे माइक्रो 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 कहाँ गया? माइक्रो सेकंड। स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पता है ना, कैसे बताओ सर? ये देखो स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन देखो क्या है, माइक्रो सेकंड है ना। फर्स्ट जनरेशन की स्पीड, ये स्पीड क्या है? माइक्रो सेकंड है ना। स्पीड फर्स्ट जनरेशन की क्या है? माइक्रो सेकंड की स्पीड है। क्लियर है? अरे हाँ या ना, यहाँ बताओ, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यहाँ तो ये समझ में आया। अब ये देखो बेटा, ये वाला स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, इसका क्या आंसर है? माइक्रो सेकंड। ठीक है। अच्छा इसका जो फर्स्ट आंसर था ये 29 का, देखो इसमें आंसर क्या लगाया अपन ने? बोथ 1 and 2। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि इसका आंसर फर्स्ट जनरेशन ना। चलो अपने पीछे चलते। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज हाई आ सकता था, मशीन भी आ सकता था। तो अपन देखते हैं फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज भी आंसर आ सकता है। देखो मशीन भी हो सकता है बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज भी आ सकता है ना। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होता था। मशीन लैंग्वेज हाँ ना रे, मशीन लैंग्वेज अरे 100% मशीन है, मुझे याद आ गया मशीन है। कैसे बताता हूँ, देखो फर्स्ट जनरेशन में, इधर देखो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज दिखा क्या? अरे दिखा क्या? नहीं दिखा। टाइम शेयरिंग एडीए फोर्थ जनरेशन में भी फर्स्ट जनरेशन दिखा क्या? फर्स्ट जनरेशन जो है वो लैंग्वेज कौन सी यूज करता था? मशीन लैंग्वेज यूज करता था। ठीक है। और जो ये थी, जो सेकंड जनरेशन है वो असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल है। यार थोड़ी सी गलती हो जाती थी, ये सेकंड जनरेशन करता है कौन सा? असेंबली और हाई लेवल। फर्स्ट जनरेशन करता है मशीन लेवल। समझ रहा है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है सर। जो बाइनरी नंबर 0 and 1। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। ये आंसर है हाँ फर्स्ट का। 29 का आंसर है फर्स्ट। बिल्कुल सर। 28 का बराबर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। हाँ जो कंप्यूटर बिल्ट फर्स्ट में जनरेशन कंप्यूटर बिफोर, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अरे हाँ या ना, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट। स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज माइक्रो सेकंड भैया। नेक्स्ट। द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन बोल सकते हो क्या? आराम से बता सकते हो आप। क्या बता सकते हो? द स्पीड ऑफ द सेकंड जनरेशन क्या बोल सकते हो सर? द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन क्या होगा? 1946 से 1958 ना, 1956 से 63 ये हो सकता है, 57 से 64, 56 से 63 होगा, 56 से 63 होगा, 57 से 64 भी हो सकता था, 1940 से 60 नहीं, 56 से 63 हो सकता है, या तो 57 से 64 हो सकता है। बताओ 56 से 63। द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज 1900। देखो यार दो कंफ्यूजन दे दिया, 63 64। थर्ड जनरेशन लगेगा 64 से, तो ये 63 होगा शायद। 3 31 का 3 अपन देख लेते ना सेकंड जनरेशन में जाके। 1956 से लेके 63, 1956 से लेके 63 सेकंड जनरेशन ना, 1956 से लेके 63, 1956 से लेके 63। देखो बेटा सेकंड जनरेशन क्या है?
सेकंड जनरेशन क्या है 1956 से लेके 63। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब एक्चुअली जो ईयर का क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी अगर ऐसा पूछ लिया तो 1956 से 63 आंसर आएगा। ठीक है सर, चलो। और ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि 2-3 बुक में सेम दिया है, कभी किरण पब्लिकेशन, कभी दिशा पब्लिकेशन, इससे अगर रेफर करोगे तो थोड़ा अलग अलग दिया है, इसलिए ईयर का क्वेश्चन अब पूछता नहीं है। और कभी भी जो IBPS है वो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट पूछता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया मेरे लाल? बिल्कुल सर। उसके बाद और सर बताइए, टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल, टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन, टाइम शेयरिंग सेकंड जनरेशन, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हुआ सेकंड जनरेशन से। क्लियर है क्या? ये कहाँ से हुआ बेटा? सेकंड जनरेशन। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन। समय सेकंड जनरेशन टाइम शेयरिंग पीढ़ी कौन सी है? दूसरी पीढ़ी से। समझ में आया? अरे हाँ, है ना। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चिप IC वर स्टार्टेड बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? IC थर्ड जनरेशन से। क्लियर है? इंटीग्रेटेड चिप IC वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन? थर्ड जनरेशन सर। IBPS PO 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी से हुआ? तीसरी पीढ़ी से सर। क्लियर है? बिल्कुल। चलो बेटा, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे अभी। हाँ, बताना जरा। चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर, चिप किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर, चिप, माइक्रो प्रोसेसर ना। IT चिप इज अ कॉमन इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर IBPS क्लर्क 2014-15। ट्रांजिस्टर देखो, चिप इसमें बोला इंटीग्रेटेड चिप किससे बनी रहती है, ऐसा बोला रहता, मेड फ्रॉम बोला रहता तो हम लगाते कि ट्रांजिस्टर से भी नहीं, रजिस्टर से भी नहीं, IC सेमीकंडक्टर से बनी रहती क्या? नहीं। IC नहीं 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 नहीं, जो ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, तो चिप ये सेमीकंडक्टर से नहीं बनी होती, ये तो सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन है नहीं, ये आंसर होने का, ये आंसर इंटीग्रेटेड चिप इज अ कॉमन निकनेम ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। समझ में आया क्या सर? बिल्कुल। नेक्स्ट, मतलब चिप का सामान्य उपनाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्लियर है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं सर? नहीं, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विथ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विथ बायोचिप्स, नाना ट्रांजिस्टर, नाना इंटीग्रेटेड सर्किट। बिल्कुल, वर मेड विथ, वैक्यूम ट्यूब तो हो नहीं सकता, डिस्क्रीट कंप्यूटर होता, इंटीग्रेटेड सर्किट ही हो सकता है। क्लियर है? मतलब बोला गया कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट से। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट IC और चिप यूज इन कंप्यूटर आर मेड विथ सिलिकॉन, 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 ये आंसर है, सिलिकॉन। कंप्यूटर में उपयोग जाने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है मेरे भाई? सिलिकॉन से बनाई जाती है। क्या मेरा आंसर समझ में आ रहा है कि बेटा? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट, a complete electronic circuit with transistor, complete electronic circuit with transistor and other electronic component on small silicon chip is called microprocessor। देखते हैं, a complete electronic circuit, ध्यान देना इधर, a complete electronic circuit with transistors and other electronic component, ट्रांजिस्टर भी है, other electronic component on small silicon chip, वर्क स्टेशन नहीं बोलता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU नहीं, मैग्नेटिक डिस्क नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा। IC में ही छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं, स्मॉल सिलिकॉन चिप, और IC से सिलिकॉन चिप से बनाई जाती है। क्लियर है? इसका आंसर कंफर्म कैसे हुआ कि स्मॉल सिलिकॉन चिप से ही क्या बनाया जाता है? IC बनाई जाती है। क्लियर है? और माइक्रो प्रोसेसर बोला होता तो सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। नहीं रे, ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है और IC जो है वो सिलिकॉन चिप से बनाया जाता है। क्लियर है? ट्रांजिस्टर देखो इधर ध्यान देना, ट्रांजिस्टर अगर बोलता है किससे बनाया जाता है तो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है किससे? सेमीकंडक्टर से। किससे? सेमीकंडक्टर। किससे मेरे लाल? तो सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। ठीक है, पर अगर बोला जाता है IC तो IC बनाया जाता है सिलिकॉन चिप से। किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से, सिलिकॉन। तो ये जो सिलिकॉन चिप है इससे इंटीग्रेटेड सर्किट IC। क्लियर है? बिल्कुल, सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला आंसर है चौथा। बिल्कुल। नेक्स्ट, PCs आर कंसिडर फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, फोर्थ जनरेशन कंटेन माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, डाटा नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? माइक्रो प्रोसेसर आएगा। इसका आंसर आएगा PCs आर कंसिडर फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, है ना? हाँ,
नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एग्जांपल ऑफ क्या? फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस पीढ़ी का एग्जांपल है? तो वो 5वीं पीढ़ी का एग्जांपल है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया इज परम। ना 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 ना, फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्थ। आंसर आएगा सिद्धार्थ। फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज सिद्धार्थ, है ना। क्या आंसर आएगा? सिद्धार्थ। बात समझ में आई? अगर बोला रहता फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम, फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रेवन, और बोला है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया सिद्धार्थ। क्लियर है? नेक्स्ट कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप जॉन वन न्यूमन। जॉन वन 1948 में, 1948 में बेसिक आर्किटेक्चर बनाया था इसने, ठीक है, जॉन वन न्यूमन ने। नेक्स्ट हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप। आईसी किसने बनाया? किल्बी ने। आईसी किसने बनाया? जेएस किल्बी ने बनाया, ठीक है। ऐसा आंसर बताना पड़ता है सर। आईसी किसने बनाया? जेएस किल्बी ने आईसी बनाया। नेक्स्ट इन द लेटेस्ट ऑपरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड ओनली पैरेलल सीक्वेंशियल। दोनों से, लेटेस्ट कंप्यूटर में दोनों से कैसे, कहाँ है बता रहा हूँ इसका आंसर। देखो इधर बताता, हाँ कि लेटेस्ट कंप्यूटर में दोनों सीक्वेंशियल और फर्स्ट से भी जाता है, बता रहा हूँ। इधर देखो एक मिनट, बस 1 मिनट। देखा, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज वेल एज सीक्वेंशियल। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरेलल एज वेल एज सीक्वेंशियल। कि लेटेस्ट जनरेशन में पैरेलल भी और सीक्वेंशियल भी आंसर मूव होते करते। क्लियर है? ये वाला ओनली पैरेलल ओनली सीक्वेंशियल, ये दोनों आंसर आएंगे, मतलब बोथ 1 and 2। पैरेलल भी होता है सीक्वेंशियल। थर्ड 43 का आंसर आएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों से, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज। क्या? कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्डवेयर। अच्छा इसका आंसर ये है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी मेमोरी। सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज, अरे मेमोरी में ही प्राइमरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं आता। मेमोरी बोला गया मतलब सेकेंडरी स्टोरेज नहीं आता बेटा। हाँ हार्ड ड्राइव ये भी नहीं आता क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी ये भी नहीं आता। ये आंसर है फर्स्ट, सेकंड वाला। क्यों आंसर है ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये आंसर है हमारे किसका? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी का। याद है क्या? नहीं आपको याद है ना, मैंने बताया था ना, ये बताया था, पक्का बताया था सर, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर है ये वाला, मेमोरी वाला, ठीक है। और जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उसको एक बार पढ़ना बेटा। सिस्टम यूनिट जो है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये जो है ये हमारे कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी करके, है ना जी। नेक्स्ट which of the following option correctly express the meaning of the term of PCs? personal computer widely available of individual worker which they can access। हाँ यही आंसर, यही आंसर। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, ना। पैक कंप्यूटर सिस्टम, ना। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बाय पेंटिनम, ना। ये पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल इसको बोलेंगे पर्सनल कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा ये व्यक्तिगत कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का नाम व्यक्तिगत कंप्यूटर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। वन पर्सन एट अ टाइम, पर्सनल कंप्यूटर। विच फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर बेस्ड ऑन द नोटबुक। देखो ऑल इन वन है, सुपर कंप्यूटर नहीं हो सकता, नोटबुक नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड ऑन कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। वन पर्सन एट अ टाइम पर्सनल कंप्यूटर आंसर आएगा, वन पर्सन एट अ टाइम का, ठीक है। वन पर्सन एट अ टाइम का पर्सनल कंप्यूटर आंसर आएगा। हाँ नेक्स्ट टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम भी नहीं, टैबलेट पीसी माइक्रो कंप्यूटर का। उसके बाद कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू द यूज ऑफ ट्रैवल, लैपटॉप। इसका आंसर है लैपटॉप। समझ में आ रहा है क्या? पढ़ाई अच्छी हो जाए तो आंसर फटाफट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर नहीं, सर्वर नहीं, मेन फ्रेम नहीं, पेरिफेरल नहीं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर। हाँ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम
सुपर कंप्यूटर तो करता नहीं, पर्सनल कंप्यूटर करता नहीं, लैपटॉप करता नहीं, मेन फ्रेम नहीं, अब पीडीए क्या है आंसर? पीडीए। उम्मीद है आपको 100% समझ में आंसर आया होगा। ठीक है, और एक आधा, पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, पाम टॉप इज अ पर्सनल कंप्यूटर ना, टैबलेट हैंडल कंप्यूटर, पाम टॉप किस में आएगा? हैंडल में आएगा। ठीक है, नोटबुक में पर्सनल कंप्यूटर में पीसी होता है, डेस्कटॉप होता है, और पाम टॉप कंप्यूटर इज अ हैंडल कंप्यूटर। ठीक है सर, क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या 100% आ रही होगी सर? तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर बेटा मेरी मेहनत आपको 1% भी आपके प्रिपरेशन में रंग ला रही हो तो इसे उस बच्चे तक जरूर शेयर करना जिस बच्चे को कंप्यूटर की जरूरत हो आरआरबी पी और क्लर्क के लिए। ठीक है बेटा, जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करो और अपनी गुरु दक्षिणा क्या है? लाइक करके शेयर करना, बस इतना ही चाहिए अपने को, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।